जब हम किसी किताब को पढ़ते या सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें किताब में ही मिल जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। इसी प्रकार ये किताब भी हमारे सामने बहुत सारे सवाल लाती है। कुछ के उत्तर बताती है, कुछ के उत्तर खोजने के लिए हमें मजबूर करती है। यह किताब आपके अंदर की रियल रिच मानसिकता को बाहर लाने का प्रयास करती है। यह किताब आपको न केवल गलत रास्ते पर जाने से रोकती है, बल्कि गलत रास्ते को पहचानने में भी मदद करती है। वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ यदि आपको वित्तीय सुरक्षा यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वित्तीय स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता मिल जाए तो मेरे दोस्तों मंजिल दूर नहीं, बस जरूरत है तो सही दिशा में कदम बढ़ाने की। एक मशहूर कहावत है, पूत कपूत तो धन क्यों संचय, पूत सपूत तो धन क्यों संचय। इसका अर्थ है कि यदि आपका बेटा नालायक निकल जाए तो उसके पास रखा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, और यदि आपका बेटा समझदार निकल जाए तो वह खुद से ही पैसा बना लेगा। यह कहावत हमें यह शिक्षा देती है कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए धन संचय पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मजे की बात यह है कि यह कहावत ऐसे लोग उपयोग में बहुत लाते हैं जिनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं और उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचाया भी नहीं है। जब लोग उनसे बोलते हैं कि खर्चा कम करना चाहिए, तब वो हंसी मजाक में कहावत बोल ही देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यह कहावत बड़े बुजुर्ग बोल कर गए हैं तो गलत कैसे हो सकता है। आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग आने वाली पीढ़ी के लिए बोल कर गए हैं, लेकिन आपको पूरी जिंदगी शांति से जीने के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा बंदोबस्त करने के लिए कुछ न कुछ धन का संचय तो करना ही पड़ेगा। आम आदमी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर जागरूक नहीं रहता, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो भविष्य की अनिश्चितताओं को भूलकर केवल वर्तमान में ही खुश रहने के बारे में सोचता है। वही कुछ लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर बहुत ज्यादा ही जागरूक हो जाते हैं और भविष्य के सपने के लिए अपने वर्तमान को ही भूल जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वो प्लानिंग धीरे धीरे चिंता बन जाती है, और तब यह स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। आपको यह समझना होगा कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और इस बदलते दौर में आपको अपने आप को स्थिर रखना पड़ेगा, फिर चाहे वो इमोशन हो या फाइनेंस। मुझे लगता है कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत हद तक हमारे इमोशन और मेंटल हेल्थ पर निर्भर करती है। आपने अपने पास भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो एक तरह का ही व्यापार करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसमें से कुछ लोग बहुत सफल हो जाते हैं और कुछ असफल। अब आप सोचिए कि सबकी स्थिति शुरुआत में एक जैसी रही होगी, लेकिन बाद में परिणाम अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो लोग फाइनेंशियली असफल हो रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो लोग अपने आप को फेक रिच बताने की कोशिश में अपना फोकस ही खो देते हैं। मैंने कई ऐसे व्यापारियों को देखा है जिन्होंने व्यापार में बड़े बड़े लोन लिए हैं और उस लोन से उन्होंने अपने जीवन को बहुत लग्जरी बना लिया, और ऐसे व्यापारी भी हैं जिन्होंने व्यापार में लिए हुए लोन का उपयोग केवल व्यापार को बढ़ाने के लिए किया, ना कि व्यक्तिगत विलासिता और अपने शौक को पूरा करने के लिए। अब आप समझ ही गए होंगे कि फेक रिच बनने के चक्कर में हमारी क्या दुर्दशा हो सकती है। इस तरह कई आम आदमी जो कॉरपोरेट कंपनियों में काम करते हैं अपनी सोसाइटी और अपने दोस्तों के बीच खुद का स्टेटस बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो विदेश यात्रा हो या फिर महंगा मोबाइल फोन। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करने की आदत को बनाए रखते हैं और उसके लिए दिखावा करना कोई मायने नहीं रखता। अब आप कुछ वर्षों के बाद परिणाम की कल्पना कर सकते हैं। जब लोग बढ़ती उम्र में जॉब से थकने के बाद भी मजबूरी में संघर्ष करते रहते हैं। अब इसी तरह स्टूडेंट्स की स्थिति तो और भी गंभीर होती है, क्योंकि उनकी आमदनी कुछ नहीं है। फैशन और दोस्तों के साथ अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए उनके पास बस एक ही बैंक होता है, और वह माता पिता का बचत बैंक है। यहाँ से स्टूडेंट्स की खर्चीली आदत बनती है, जो भविष्य में शायद तकलीफ का कारण बन सकती है। पढ़ाई लिखाई के बाद अच्छा पैकेज लग गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पैकेज कम हुआ या आमदनी उतनी नहीं हुई जिससे आप अपनी पुरानी आदतों को पूरा कर सके, तो फिर आप एक नए चक्रव्यूह में फंसने को तैयार हो जाइए। यह चक्रव्यूह है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का जाल जो पेट्रोल पंप से लेके मॉल तक आपको ढूंढ रहा है। अब इसी जगह पर मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो फैशन और दोस्तों के साथ स्टेटस को बनाने में कोई रुचि नहीं रखते और अपने समय को खुद का भविष्य बनाने में लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एंजॉय नहीं करते, वो भी एंजॉय करते हैं, लेकिन उन्हें दायरा पता होता है उनका। यहाँ मैं भविष्य का आईना दिखाने की एक ऐसी कोशिश कर रहा हूँ जो आपको ऐसी स्थिति से बचने के लिए अभी से ही फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ लेके जाएगी। यह पूरा खेल आपके माइंडसेट का है, जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। यह किताब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ सही दिशा में सोचने और काम करने का सही रास्ता बताएगी। फेक रिच
वैसे तो नाम से ही समझ आता है कि ऐसे अमीर लोग जो वास्तव में अमीर नहीं हैं, लेकिन वो अमीर दिखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। ये ऐसे टेम्पररी रिच लोग होते हैं जो अमीर दिखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज देश में फेक रिच एक कम्युनिटी बन गई है। आपके लिए ऐसे लोगों की पहचान करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ गुण आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ये लोग अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा केवल अमीर दिखने के लिए खर्च करते हैं। इनके हिसाब से अमीर दिखने से समाज में इज्जत, परिवार में पूछ परख, दोस्तों में वाहवाही बढ़ती है। अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए ये लोग एक्सपेंसिव चीजें खरीदने पर ज्यादा जोर देते हैं। इनके लिए अपने शौक को पूरा करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, फिर चाहे लोन ही क्यों न लेना पड़े। ये लोगों को बड़े बड़े शौक की आदतों के लिए प्रेरित करने में पीछे नहीं हटते। आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जिनकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन वो लोग अपने शौक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देश में आईफोन के लिए जो पागलपन दिखता है, क्या वो फेक रिच मानसिकता को नहीं दर्शाता? हमारे दोस्तों के पास आईफोन है तो हमारे पास भी आईफोन होना चाहिए। और कोशिश तो यहाँ तक की जाती है कि सबसे लेटेस्ट वर्जन हो तो सोने पे सुहागा। सैलरी कम हुई तो क्या हुआ, हमारे पास क्रेडिट कार्ड, EMI ऑप्शन है ना, धीरे धीरे करके चुका देंगे। इसके बाद हद तो तब हो जाती है जब उस EMI को चुकाने के लिए भी एक पर्सनल लोन लेना पड़ता है। जनाब को फोन का नया वर्जन इसलिए नहीं लेना है कि इनके पुराने फोन की कुछ दिक्कतें हैं, बल्कि इसलिए लेना है क्योंकि ये अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को दिखा सके कि इनके हाथ में सबसे महंगा फोन है। दरअसल ये महंगा फोन इनके लिए सोसाइटी में ज्यादा इज्जत पाने की चाबी है। इन्हें लगता है कि अगर इनके हाथ में महंगा फोन नहीं होगा तो लोग इनको गरीब समझकर इनकी इज्जत कम करेंगे। अब भले ही इस झूठी इज्जत के लिए इनको अपने घर का मासिक बजट बिगाड़ना पड़े, या भले ही माँ बाप को कुछ महीनों तक पैसे ना भेजना पड़े। आपको लग रहा होगा कि वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। हाँ जी, हम फेक रिच मानसिकता में इतने उलझते जा रहे हैं, कई घरों में कारें चलाने के लिए कम, जलाने के लिए ज्यादा रखी हुई है, फिर चाहे खुद को ही EMI में क्यों ना देना पड़े। ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जहां आप फेक रिच मानसिकता को देख सकते हो। यह मानसिकता लोन और EMI पर विदेश की यात्रा, शादियों में होने वाले जरूरत से ज्यादा खर्चे, घर के आलीशान इंटीरियर से लेकर आपके फैशन डिजाइनर के कपड़ों तक फैल चुकी है। आजकल बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बड़े बड़े लोगों से नेटवर्क बनाने के लिए उनके जैसा दिखना पड़ता है। अब इसके लिए फिर चाहे हमें हार्ले डेविडसन खरीद कर उनके साथ राइड करनी पड़े, या महंगे से महंगे पब में देर रात तक शराब पीनी पड़े, या कोई और भी नशा करना पड़े। आगे कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं जिसे जानकर आपको पता चलेगा कि भारत में कितने लोग फेक रिच मानसिकता के साथ जिंदगी जी रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के आंकड़े के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि 8% से ज्यादा है, मगर प्रति व्यक्ति कर्ज का दर 17% से ज्यादा बढ़ा है। इसका मतलब है कि लोग जो भी आय कमा रहे हैं उससे दोगुनी के बराबर खर्च कर रहे हैं, और अगर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं तो फिर वो लोन लेकर खर्च कर रहे हैं। भारत में 70% आईफोन EMI पर बिक रहे हैं। इसका मतलब है कि आईफोन खरीदने वाले लोगों में ऐसे लोग सबसे ज्यादा हैं जो मासिक आय से आईफोन खरीदने के लायक नहीं हैं, फिर भी वो इसे खरीद रहे हैं। 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्च को बैंक को लौटा भी नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें अब पर्सनल लोन लेना पड़ता है। दुनिया के टॉप बिलियनियर को आप देखो, वो चाहे तो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी ले सकते हैं, सबसे महंगे कपड़े, सबसे महंगे जूते, सबसे महंगी ज्वेलरी पहन सकते हैं, मगर क्या ऐसा होता आपने देखा है? ये देखो सिंपल कपड़े, इन्हें कौन नहीं जानता। ये हैं देश के सबसे अमीर घराने के व्यापारी, जिनके यहाँ शादी में बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी खाना परोसते हुए दिखते हैं। मुकेश धीरूभाई अंबानी जी का पहनावा बहुत ही साधारण है और वो ऐसी ही सादगी पूर्ण जिंदगी जीना पसंद भी करते हैं। वॉरेन बफे, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, राकेश झुनझुनवाला, ये सब साधारण और सादगी पूर्ण जिंदगी जीना पसंद करते हैं। आपने स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला को तो देखा ही होगा, जब वे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने बिना प्रेस वाली ड्रेस पहनकर भी चले गए थे। ऐसी मानसिकता के साथ सादगी जीने वाला जीवन इतना कठिन भी नहीं है, और इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे आपको। ये सब चाहे तो लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, मगर नहीं, इनका उद्देश्य अमीर दिखना नहीं है और वे इस बात को प्रायोरिटी भी नहीं देते हैं। अब आप बोलेंगे कि अगर ऐसा सादगी वाला ही जीवन जीना है तो इतने पैसे कमाने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो मिडिल क्लास ही रहें। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये सवाल पूछकर मुद्दे से भटक गए हैं, क्योंकि हम यहाँ फायदे और नुकसान की तो बात ही नहीं कर रहे। हम यहाँ बात कर रहे हैं फेक रिच और रियल रिच के मानसिकता की। हम अपनी जिंदगी में अमीर दिखने पर फोकस कर रहे हैं, जबकि हमारा फोकस अमीर बनना है,
बस यही आपको समझना होगा। मेरी राय में आपको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्मों से इंस्पायर होना बंद कर देना चाहिए। ऐसी फिल्में आपको वर्तमान में ही जीने की सिर्फ प्रेरणा देती है। ये गलत नहीं है, लेकिन वर्तमान में ही जीना और भविष्य को पूरी तरीके से इग्नोर कर देना भी तो सही नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि जिंदगी आज में तो है, लेकिन जिंदगी कल में भी है। आज में जीने का मतलब ये नहीं होता कि सारे पैसे उड़ा दो आज ही। कम खर्च में खुश रहने के तरीके ढूंढे जा सकते हैं। ऐसी फिल्मों से इंस्पायर होने वालों का हाल भविष्य में कैसा होगा ये किसी ने नहीं बताया। ये आपको मैं इस किताब में उदाहरण के साथ बताने वाला हूँ। ये समझने के बाद कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अभिनेता और अभिनेत्रियां भी तो लग्जरी लाइफ जीते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि उनके पेशे में आकर्षण का केंद्र बने रहना जरूरी है। बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियां महंगी चीजें इसलिए भी लेते हैं कि जिससे मीडिया में उनकी बात होती रहे, और जितना ज्यादा उनके बारे में बात होगी उतना ज्यादा वो पब्लिक की नजर में रहेंगे और यहीं से उनकी कमाई होती है। अब आप समझ गए होंगे कि महंगी चीजें उन्हें व्यापार देती हैं। इसे आप एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। हम देखते हैं कि लगभग सभी अभिनेता या क्रिकेटर लग्जरी ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज करते हुए दिखते हैं, मगर हम ये नहीं देखते कि अभिनेता या क्रिकेटर की सालाना आमदनी कितनी है। अब आपको समझ आ गया होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसा क्यों करते हैं। वो महंगे महंगे फोन आपको क्यों दिखाते हैं, महंगी वॉच क्यों दिखाते हैं, महंगी कार क्यों दिखाते हैं, और ऐसे कई सारे लग्जरी प्रोडक्ट भी क्यों दिखाते हैं आपको। किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दिखाया कि उसने लैम्बोर्गिनी कार ले ली है। अब आप भी सोचते हैं कि हमें भी चाहिए। यहाँ आप एक नए चक्रव्यूह में फंसने की तैयारी कर रहे हैं। वो इन्फ्लुएंसर जब लैम्बोर्गिनी कार दिखाता है तो उसके वीडियो के व्यूज बढ़ते हैं, जिससे उसकी कमाई होती है। एक इन्फ्लुएंसर ऐसी कार जब लेता है तो पहले ये वीडियो बनाएगा कि मैं लैम्बोर्गिनी कार लेने का सोच रहा हूँ, फिर दूसरी वीडियो बनाएगा मैं कार देखने शोरूम आया हूँ, और तीसरी वीडियो बनाएगा आज मैंने कार बुक कर ली है, चौथी वीडियो बनाएगा आज मैंने कार खरीद ली, और पांचवी वीडियो बनाएगा आज हम कार में घूमने जा रहे हैं। कार उसने एक ली है, लेकिन उसकी वजह से उसको कई वीडियो का कंटेंट मिल गया है और अब वह हर वीडियो में कार दिखा रहा है। आजकल यूथ ऐसी वीडियो खूब पसंद करते हैं जिसमें लग्जरी कार हो और जिसका पूरा फायदा उस इन्फ्लुएंसर्स को मिलता है। कुछ ही महीनों में उसकी कार की कीमत से ज्यादा वो लोग आपकी अटेंशन लेकर कमा लेते हैं। तो कार लेना उसके लिए एक बिजनेस है, लेकिन हमारे लिए नहीं। मैं एक सेमिनार ले रहा था, उसमें किसी ने मुझसे पूछा, आप तो कहते हैं अमीरों को फॉलो करो, जो बिलियनियर्स करते हैं वो करो, लेकिन जितना हो सके पैसे का सही उपयोग करो। लेकिन बिलियनियर मुकेश अंबानी जी ने तो अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ खर्च कर दिए, वो कहाँ पैसे बचाते हैं। तो अब देखो, हर मिडिल क्लास के मन में ये आया होगा कि हम भी करेंगे, हम भी एक ना एक दिन ऐसा करेंगे। शादी में तो बड़ा खर्च होना ही चाहिए, और यही मिडिल क्लास व्यक्ति कॉपी भी करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 7.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें से उन्होंने 700 करोड़ अगर खर्च कर भी दिए, यानी कि उनकी नेटवर्थ का सिर्फ 0.2% उन्होंने खर्च किया। लेकिन फेक रिच मानसिकता वाले लोग अपनी नेटवर्थ से भी ज्यादा शादी में खर्च कर डालते हैं, फिर चाहे शादी के लिए उन्हें घर ही क्यों न बेचना पड़े, और चाहे तो एक और लोन भी क्यों न लेना पड़े। मैंने देखा है कि अक्सर रियल रिच महंगी प्रॉपर्टी या महंगी कार खरीदते जरूर हैं, लेकिन इससे वो लोग अपने बिजनेस को भी इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा रहे होते हैं। इससे एक तो उनकी टैक्स सेविंग होती है, और दूसरी ओर सोसाइटी में इन्फ्लुएंस करके अपने बिजनेस को सीधा फायदा पहुंचा देते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बहुत गहरी बात समझ में आएगी कि रियल रिच आदमी केवल नेटवर्क ही बनाता नहीं है, बल्कि उस नेटवर्क को मोनेटाइज भी करता है। इसके जस्ट अपोजिट फेक रिच मानसिकता में लोग नेटवर्क बनाने और दिखावे के चक्कर में फंस जाते हैं। वो नेटवर्क को मोनेटाइज नहीं कर पाते और खुद के ऊपर एक लायबिलिटी अलग से ले लेते हैं। कुल मिलाकर ये लोग बेवकूफ ही बन जाते हैं। अब आप ही बताइए, आपको बर्बाद कौन कर रहा है? हाँ जी, आपको बर्बाद कर रही है आपकी फेक रिच की मानसिकता। इसी तरह हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां सभी के पास कार है, तो फिर हम भी कार ले लेते हैं बिना ये जाने कि उनके सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं, उनकी सेविंग और उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उनकी फैमिली में कितने लोग कमाने वाले हैं और कितने खाने वाले हैं। बिना ये सब देखे हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पड़ोसी ने कार ले ली है तो हमारे पास भी होनी चाहिए, चाहे वो लोन लेकर ही क्यों ना आए। आज ज्यादातर लोग शहरों में फ्लैट इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके ऑफिस के कलीग ने किसी बिल्डर की सोसाइटी में फ्लैट बुक कराया है, जिसमें स्विमिंग पूल है, जिम है, पार्क, ये सब कुछ सोसाइटी के अंदर ही है। उसे लेने के लिए बैंक से बड़ी आसानी से लोन भी मिल गया है। ये सब सुनकर आपको लगता है कि ये तो आप भी कर सकते हैं,
बैंक से लोन तो आपको भी मिल जाएगा। फिर आप भी बड़े मजे से जिम और स्विमिंग पूल वाली सोसाइटी में रह पाएंगे और इसी बहाने अपना घर भी हो जाएगा, वो भी बड़े शहर में। रिश्तेदारों को बताएंगे तो अलग ही इज्जत बढ़ेगी। मगर कुछ महीने उस सोसाइटी में रहने के बाद पता चलता है जिस स्विमिंग पूल और जिम को देखकर हमने फ्लैट लिया था उसके लिए तो समय ही नहीं मिल रहा। महीनों गुजर गए, स्विमिंग पूल की शक्ल भी नहीं देखी, मगर हर महीने उसका मोटा सा मेंटेनेंस चार्ज जरूर भरना पड़ रहा है और बैंक की ईएमआई अलग से हर महीने की आधी सैलरी खा जाती है। जिस मजे से सोसाइटी में फ्लैट लिया था अब वही मजा गले का फंदा बन चुका है। कई बार मन करता है कि इसे बेचकर रेंट पर रहें, मगर इसमें दो बड़ी बाधाएं हैं। पहली ये कि फ्लैट की कीमत अच्छी नहीं मिल रही और दूसरी ये कि अगर अपना फ्लैट बेचकर रेंट पर रहेंगे तो दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, जिनसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मैसेज करके बताया था कि हमने भी अपना फ्लैट एक ऐसी सोसाइटी में ही ले लिया है जिसमें स्विमिंग पूल है। वो सब क्या कहेंगे? बीवी के ससुराल वाले क्या समझेंगे? दामाद के पास पैसे खत्म हो गए क्या? ऑफिस वाले भी मजाक उड़ाएंगे। ये सब सोचकर हर महीने चुपचाप वो दर्द बस सहते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से सोच और संगत ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वैसी ही सोच वालों से हमारी संगत बन जाती है, या फिर यूं कहूं कि जैसी हमारी संगत होती है वैसी ही हमारी सोच बन जाती है। दोनों ही बातें सही हैं, मगर इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सही चीज का चुनाव हम कर पाएं। सही संगत सही सोच को जन्म देती है। सोच यानी कि एक विचारधारा, ये स्वयं पैदा नहीं होती है। हमारी परवरिश जिन लोगों के बीच होती है या जिन लोगों को हम सुनते हैं मूवीज में या सोशल मीडिया पर, या जिन लोगों की किताबें पढ़ते हैं या जिन दोस्तों के साथ हम रहते हैं, इन सभी जगहों से हमारे विचार प्रभावित होते हैं और हमारी एक विचारधारा बनती चली जाती है। यह हमारे दिमाग में विचारों के मिश्रण से एक सोच को पैदा करने में एक इनपुट की तरह काम करती है और वही सोच हमारी जिंदगी बनाती है। एक सोच ये हो सकती है कि हम करोड़पति बनेंगे क्योंकि मुझे रोल्स रॉयस लेना है। एक सोच ये भी हो सकती है कि हम करोड़पति बनेंगे क्योंकि हमें खुशहाल जिंदगी जीनी है। दोनों में सोच का ही तो फर्क है। रोल्स रॉयस लेने के बाद आप करोड़पति नहीं रहेंगे क्योंकि आपके पैसे तो कार बनाने वाली कंपनी के पास चले गए। ऐसी सोच आपको फिर से गरीब बना देगी। आपने ऐसे लोगों के बारे में जरूर सुना होगा जो केबीसी में लॉटरी जीतकर करोड़पति बने, लेकिन कुछ समय बाद उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा बदतर हो जाती है। संगत से आपके मन में विचार आते हैं और विचारों से सोच बनती है और सोच से ही जिंदगी। आपके रियल रिच या फेक रिच बनने की शुरुआत बहुत पहले आपके संगत से हो चुकी होती है, मगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सके। तो किताबों की संगत में जाइए, अच्छे YouTube टीचर्स और कोचेस के वीडियोस के संगत में जाइए, लेकिन इनकी पहचान करना आपके हाथ में ही है। जिनकी संगत में आप जा रहे हैं वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे या नहीं। मैंने इस किताब में आपको इसी समझ को विकसित करने का प्रयास किया है। ये सोचने का विषय है कि हम फेक रिच मानसिकता के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। आपको इस तरह की कम्युनिटी की पहचान करके उनसे दूर रहने की जरूरत है। फेक रिच मानसिकता को आपने अगर नहीं बदला तो यह आपको रियल रिच बनने के बजाय एक दिन बर्बाद कर देगी। एक्सपेंसिव चीजें लेना या लग्जरी लाइफस्टाइल एक नशे की तरह होता है। जितना करते जाएंगे उतना ही और बढ़ाने का मन करेगा। अगर आपने इसको शुरुआत में ही रोक दिया तो सुकून रहेगा। मेरे हिसाब से आपका पहला मकसद फेक रिच मानसिकता से दूरी बनाए रखने का होना चाहिए। उसके बाद अपने पैसों को जरूरत की चीजों में खर्च करें और जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करने के लिए समय समय पर विवेकपूर्ण तरीके से पैसों का उपयोग करें। ये बातें आपको रियल रिच बनाने में बहुत मदद करेगी। इस देश में वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी की बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सभी अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं। बैंकिंग संस्थाएं और उससे जुड़े हुए लोग बैंकिंग संबंधी जानकारी देकर उसे फाइनेंशियल लिटरेसी बता रहे हैं। स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेडिंग को फाइनेंशियल लिटरेसी बताया जा रहा है। म्यूचुअल फंड वाले म्यूचुअल फंड निवेश को फाइनेंशियल लिटरेसी बता रहे हैं, लेकिन कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि कैसे हम वित्तीय सुरक्षित या वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए वित्तीय योजना यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आप अपने भविष्य को मजबूत नहीं बना पाएंगे। वित्तीय योजना बनाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बस आपको योजना के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में आपको अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे बड़ी दोस्त बचत है। आप बचत करेंगे तभी पैसा बनेगा, और पैसा बनेगा तभी तो निवेश के लिए योजना बनाई जाएगी। फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत 4 फैक्टर से होती है। पहला अर्निंग यानी कि कमाई, दूसरी स्पेंडिंग यानी खर्च,
तीसरी सेविंग यानी बचत, चौथी इन्वेस्टिंग यानी कि निवेश। आप जब कमाने में लग जाते हैं तो बाकी के 3 फैक्टर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की शुरुआत यहीं से होती है। जब आप इन चारों फैक्टर्स को गहराई से समझ जाते हैं तो आपका महीने का खर्च कितना होना चाहिए, इस पर आपकी पकड़ बन जाए तो फिर मान लीजिए आपके वित्तीय योजना का 50% काम पूरा हो गया। अब इसके बाद आपको हर महीने की बचत का अनुमान लग जाएगा। अब इस बचत में से कितना आपको निवेश करना है और कितना फंड लिक्विड रखना है, यही आपको सोचना पड़ेगा। जब निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फिर सारे सवाल आपके सामने खड़े हो जाते हैं कि जिसके समाधान के लिए आपको एक एक्सपर्ट की सहायता लेनी पड़ सकती है। अब मैं साधारण शब्दों में कहूं तो भाई ये प्रक्रिया ही फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है, जो आपको कुछ ही वर्षों में फाइनेंशियली मजबूत और आजाद बना देगी। आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने से पहले बचत के बारे में सोचना चाहिए, और बचत करने के लिए कमाई बढ़ाने के साथ साथ अपने खर्चों को नियंत्रित करना भी जरूरी है। मैंने कई लोगों को निवेश के लिए भी लोन लेते हुए देखा है। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, आपके पास बचत नहीं है, या फिर आप लालच कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्थितियां भी देखी गई है कि लोग अपनी सैलरी को ज्यादा रिटर्न के लिए शेयर बाजार में लगा रहे हैं और अपना खर्चा क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं। अब यदि ऐसी स्थिति में आपके शेयर बाजार के निवेश का रिटर्न नहीं आ पाया और आपकी सैलरी भी निवेश के चक्कर में फंस गई, तो जनाब अब क्या होगा? मेरे हिसाब से रियल रिच की मानसिकता को समझने के साथ आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के महत्व को समझना जरूरी है। बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के आदमी रियल रिच बनने की दौड़ में शुरुआत से ही बाहर हो जाएगा। एक ऐसा इंसान जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर ही नहीं रहा है, वो रियल रिच बनने की दौड़ से शुरुआत से ही बाहर है। एबिगेल जॉनसन ने कहा भी है, रिटर्न बहुत मायने रखता है और यही हमारी पूंजी है। अब हम जरा कंपाउंडिंग को समझते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताया। यह वास्तविकता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा काम करता है। जो आदमी कंपाउंडिंग को समझ गया वो अपने आप को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में सक्षम हो जाता है। हमने फेक रिच और रियल रिच मानसिकता से पैसों का सदुपयोग तो समझा, लेकिन क्या पैसों के सदुपयोग से ही आप अमीर बन सकते हैं? इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। पैसों के सदुपयोग से आप एक अच्छी बचत कर सकते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए केवल इतना काफी नहीं है। रियल रिच बनने के लिए बचत किए हुए पैसों को सही निर्णय के साथ सही अवसर और सही जगह पर निवेश करना पड़ता है। मजे की बात यह है कि यही कंपाउंडिंग की असली पावर है और आपके लिए रियल रिच बनने के दरवाजे खोल देती है। आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आएगा जब आपको एक्टिव इनकम के अलावा निवेश किए गए पैसों पर भी फायदा मिलना चालू हो जाएगा। मैं आपको कंपाउंडिंग की पावर एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। यकीन मानिए कि इसे समझने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अमित और राज एक अच्छे दोस्त हैं और दोनों ही एक ही सोसाइटी में रहते हैं। मैं एक दिन दोनों से मिला और मैंने उन्हें 2 ऑप्शन दिए। मैंने पहला ऑप्शन दिया कि मैं तुम्हें आज 1 रुपए दूंगा और कल से हर रोज इसे दोगुना करके 30 दिनों तक देता रहूंगा। फिर मैंने दूसरा ऑप्शन दिया कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए आज ही दे देता हूं, तो तुम दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनोगे? तो अपना उतावला अमित तुरंत बोला कि सागर भाई, मैं तो 50 लाख वाला ही चुनूंगा। राज बड़ा होशियार था, वो कंपाउंडिंग जानता था। वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मैं तो पहला ऑप्शन लूंगा। ये सुनकर अमित ने तुरंत राज की तरफ देखा और हंसने लगा। बोला, राज तू तो बेवकूफ निकला रे, ऐसा कोई करता है भला? कहां 1 रुपए रोज डबल करके और कहां 50 लाख, दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। अब राज ने कहा, अमित भाई बात बिल्कुल सही है, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। अब राज ने मुस्कुराते हुए अमित को एक पेपर पर लिखकर कंपाउंडिंग की ताकत बताई। तो राज ने अमित को बताया कि अब देख भाई, मैं तुझे समझाता हूँ। 1 रुपए को हर रोज डबल करने के ऑप्शन को जरा समझते हैं। आज 1 रुपए, कल डबल करके 2 रुपए, अगले दिन डबल करके 4, अगले दिन 8, अगले दिन 16, ऐसे करते करते सिर्फ 15वें दिन ये 16,384 रुपए बनता है। और अगर 20वें दिन की बात करें तो 20वें दिन बनेगा 5,24,288 रुपए। और 30वें दिन, ठीक उसके 10 दिन बाद, ये पैसा बन जाएगा 53,68,70,912 रुपए। अब तो आप भी कंपाउंडिंग की ताकत को समझ ही गए होंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पैसों को लेकर हमारी सोच हमें बर्बाद भी कर सकती है। इसके लिए एक बार फिर से मैं उसी अमित और राज का जरा भविष्य आपको दिखाता हूं। तो आइए अब हम अमित और राज की इस कहानी से समझते हैं कि फेक रिच बर्बाद कैसे होते हैं। सबसे पहले अमित की कहानी बताता हूं। अमित को अपनी पहली जॉब 20,000 रुपए की मिलती है। अब जॉब लगी है तो कुछ तो अच्छा किया जाए। अमित को एक अच्छी बाइक खरीदने की बहुत समय से इच्छा थी।
अमित ने पापा से डाउन पेमेंट लेकर 5,000 रुपए हर महीने की किस्त पर लोन करवा ली और एक बाइक ले ली। ये किस्त अमित को 5 साल तक देनी थी। अब बचे हुए 15,000 में हर महीने वो पूरा का पूरा 15,000 खर्च कर रहा था, जिसमें उसके फ्लैट का किराया 10,000 रुपए और खुद के खाने पीने के 5,000 रुपए शामिल थे। अमित की जिंदगी बढ़िया चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके नए दोस्त बने। उनके साथ घूमना फिरना, मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखना और वीकली पार्टी करना। अब उसके लिए 20,000 की सैलरी में सब कुछ अच्छे से करना मुश्किल हो गया था। अब उसने सोचा कि इस कंपनी में ज्यादा सैलरी बढ़ेगी नहीं, तो जॉब ही बदल डालता हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम इस स्थिति में उसकी आय और खर्चे का जरा आकलन यानी कि एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखो, जरा मेरी बात ध्यान से समझना। अमित की महीने की सैलरी कितनी है? 20,000 रुपए। बाइक की EMI कितनी? 5,000 रुपए। घर का किराया कितना? 10,000 रुपए। बाकी के खर्चे 5,000। टोटल खर्चे हो गए 20,000 रुपए। यानी कि 20,000 उसकी कमाई और 20,000 खर्चे। तो बचा कितना? कुछ भी नहीं। इन्वेस्ट करने का कोई मौका बिल्कुल भी नहीं, और आपातकालीन स्थिति में कोई इमरजेंसी फंड बिल्कुल भी नहीं। इसके 2 साल बाद अब उसकी सैलरी 35,000 हो गई है। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। अब इसके साथ गांव में रह रहे माँ बाप को अमित के बढ़ती उम्र और बढ़ती सैलरी के साथ साथ शादी की भी फिक्र होने लगी। अच्छी किस्मत के चलते उसी साल अमित की शादी भी हो जाती है। शादी होने से पहले अमित 10,000 के एक छोटे से फ्लैट में रहता था, लेकिन अब उसने 2 BHK फ्लैट रेंट पे ले लिया है, जिसका रेंट 20,000 है। 5,000 रुपए उसकी बाइक की EMI अभी भी जा रही है, और बचे हुए 10,000 रुपए में से दोनों का किसी तरह सब कुछ हो जा रहा है। शादी के कुछ दिन बाद ही अमित दुखी रहने लगा, क्योंकि अब सैलरी बढ़ने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। तो इस सैलरी में अब जिंदगी अच्छे से चल नहीं पा रही थी। इसके 1 साल बाद अमित को उसी कंपनी में इंक्रीमेंट मिलता है, जिसकी वजह से उसकी सैलरी अब 40,000 हो गई। उसी साल बेटा भी हुआ है, और बेटे की डिलीवरी में काफी खर्चा भी हो गया। अब अमित की कोई सेविंग तो थी ही नहीं, तो ये सभी खर्च उसने क्रेडिट कार्ड से किए, और वो क्रेडिट कार्ड के बिल को EMI में करवाकर 5,000 हर महीने अब भरने लगा। यानी कि जो सैलरी बढ़ी थी वो अब क्रेडिट कार्ड की EMI में जाने लगी। अब सारे खर्च काटने के बाद खाने पीने के लिए 10,000 रुपए ही बचे थे, लेकिन पहले 2 लोग थे और अब 3 लोग हो गए हैं। बेटे की खुशी में सारा परिवार झूम रहा है, लेकिन अमित दुखी है, क्योंकि उसे तो ये चिंता सता रही है अब घर कैसे चलेगा। कि शादी और बच्चे होने के बाद अब आगे बढ़ने से पहले हम इस स्थिति में अमित की इनकम और खर्चे का एक बार फिर से एनालिसिस कर लेते हैं। अब उसकी इनकम शादी और बच्चे होने के बाद 40,000 रुपए हर महीने। बाइक की EMI अभी भी जा रही है 5,000 रुपए। अब क्रेडिट कार्ड की EMI नई जाने लग गई है 5,000 रुपए। घर का किराया 20,000 रुपए। बाकी के खर्चे 5,000 रुपए, और कुल खर्चा 40,000 रुपए। यानी कि अमित ने जितना कमाया वो सारा खर्चे में चला गया। कोई बचत बिल्कुल भी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट वो भी नहीं, और कोई इमरजेंसी फंड बना क्या? वो भी नहीं बना। अब अमित ने जॉब बदली और अब सैलरी 50,000 रुपए हो गई है। इस बार अमित खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था अब कुछ पैसे बचेंगे। नई कंपनी में वापस नए दोस्त बने। उसके दोस्तों के पास अपनी कार थी, और वो सब लोग कार से ही ऑफिस आते थे। अमित आज भी अपनी पुरानी बाइक चला रहा था। एक दिन शाम को अमित और उसके सारे दोस्त पार्किंग से कार निकालने जा रहे थे, तो उसके दोस्त ने पूछ लिया, अमित तेरी कौन सी कार है? तो अमित ने बड़ी उदासी के साथ कहा, मेरे पास तो कार नहीं, बाइक है। इतना सुनते ही दोस्तों ने अमित का मजाक उड़ा दिया और उसे कार लेने के लिए प्रेरित भी किया। अमित को तो अब कार लेना ही था। क्यों? क्योंकि इज्जत का सवाल है, चाहे कुछ भी हो। समस्या ये थी कि कार की EMI तो वो सैलरी से दे देगा, मगर डाउन पेमेंट के लिए 3 लाख रुपए कहां से लाए? तो अमित ने अपने ससुर जी से डाउन पेमेंट के लिए 3 लाख रुपए उधार ले लिए। अब अमित ने भी कार ले ली, जिसकी EMI 10,000 रुपए महीने की थी। यानी अब खाने रहने के लिए वापस 10,000 रुपए पर ही आ गए। अमित जब 20,000 कमाता था और आज जब 50,000 कमा रहा है, दोनों टाइम में उसकी कोई सेविंग नहीं है। तो जरा यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, अमित जब 20,000 कमा रहा था उसकी तब भी कोई सेविंग नहीं थी, और आज कमाई 50,000 हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई सेविंग नहीं है। इसी तरीके से संघर्ष करते हुए अमित को जॉब में 20 साल हो गए। अमित की सैलरी अब 1.5 लाख रुपए महीने हो चुकी है, लेकिन आज भी उसकी सेविंग 0 है। अब अमित के पास पहले वाली छोटी कार नहीं है, अब वो बड़ी कार की बड़ी EMI देता है। अब वो रेंट के फ्लैट में नहीं रहता, अब वो अपना खुद का फ्लैट ले चुका है, जिसकी EMI भी देता है। अब तो अमित का बेटा भी बड़ा हो चुका है, तो उसका पढ़ाई का खर्चा भी अच्छा खासा जा रहा है, क्योंकि छोटे स्कूल में वो अपने बच्चे को डाल नहीं सकता, क्योंकि जिस सोसाइटी में अमित रहता है वहाँ के सारे बच्चे बड़े स्कूल में ही जाते हैं। तो अमित की बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए किसी तरह अमित ने भी अपने बच्चे का एडमिशन बड़ी स्कूल में ही करा रखा है, जिसकी फीस भी बढ़ी जाती है। अब 20 साल बाद एक बार फिर से अमित की आर्थिक स्थिति का हम जरा आकलन यानी कि एनालिसिस करते हैं।
अब अमित कमाता है 1.5 लाख रुपए हर महीने, फ्लैट की ईएमआई देता है 40,000 रुपए हर महीने, सोसाइटी का रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस, बिजली बिल सब मिलाकर 15,000 रुपए हर महीने, कार की ईएमआई है 20,000 रुपए, पर्सनल लोन भी ले रखा है जिसके लिए 10,000 रुपए, स्कूल की फीस जाती है 10,000 रुपए, हर महीने का खाना पीना इधर उधर का खर्चा सब मिलाकर लगभग 30,000 रुपए। अमित ने एक जीवन बीमा भी ले रखा है यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, ये बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए वो 5,000 रुपए हर महीने प्रीमियम भर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू टोटल 20 लाख रुपए ही है और कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस को भी कैलकुलेट करें तो 20,000 रुपए वहां भी जा रहे हैं। तो अब टोटल खर्चे अगर अमित के देखे जाए तो 1.5 लाख रुपए निकल के आते हैं, यानी कि अमित की कमाई भी 1.5 लाख और खर्चे भी 1.5 लाख। अब उसके पास लिक्विड कैश की बात करें तो कोई लिक्विड कैश नहीं है, लेकिन जहां कर्जे की बात करें तो कर्जे में अभी भी अमित है, यानी कि हाई डेट में अभी भी है अमित। संपत्ति के नाम पे उसके पास एक फ्लैट जरूर है, लेकिन बचत कोई भी नहीं। निवेश के नाम पे सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस। अमित की जिंदगी को देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अमित एक सुनसान रास्ते पर रात को पूरे परिवार के साथ एक ऐसी कार में जा रहा है जिसमें स्टेपनी है ही नहीं, एक ऐसा सुनसान रास्ता जो खतरनाक है, और एक भी टायर अगर पंचर हुआ तो अमित क्या करेगा? पूरे परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी जिंदगी उसकी कोई सेविंग नहीं है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाया उसने। कभी अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो कैसे पूरा करेगा? एक और लोन लेकर? शायद यही रास्ता आज के टाइम में लोगों के पास बचा है। आपको क्या लगता है, जब अमित का बेटा बड़ा होकर हायर स्टडीज के लिए जाएगा तो उस समय अमित पैसे कहां से लाएगा? क्या अमित को मन की शांति होगी उस वक्त, या फिर हमेशा परेशान रहेगा? अमित का बेटा जब 20 साल का होगा, अपनी स्टडी खत्म के लिए हायर स्टडीज के लिए जाएगा, उस वक्त अमित की उम्र 60 साल हो चुकी होगी। रिटायरमेंट के समय वो पैसा कहां से लाएगा? अब बड़ा सवाल ये भी है कि अमित के बेटे के घर जॉब नहीं लगी उस वक्त तो घर कैसे चलेगा, और उसके बेटे से उसके रिश्ते कैसे होंगे? और अगर जॉब लग भी गई तो अमित का बेटा भी अमित की तरह उसी बोझ में दबता चला जाएगा। एक बात तो तय है, अमित का बुढ़ापा बहुत तकलीफ में गुजरने वाला है, चाहे उसके बेटे की जॉब लगे या ना लगे। उस बुढ़ापे में वो अपनी जवानी के समय हुई पैसों की बर्बादी के बारे में सोच सोच कर पछता रहा होगा कि काश उस वक्त पैसे बचा लिए होते। संभावना है कि अमित और उसकी पत्नी को बुढ़ापा किसी वृद्धाश्रम में काटना पड़े। दरअसल ये कहानी सिर्फ अमित की नहीं है, बल्कि आज भारत के 100 में से 85 लोगों की यही स्थिति है। जब तक वो लोग पैसे के इस्तेमाल को समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हो कि अमित ने ज्यादा फिजूल खर्च तो किया ही नहीं, वो हर रोज शराब में पैसे नहीं उड़ाता था, गैम्बलिंग में नहीं उड़ाता था, तो वो पैसे कितना भी बचा लेता, बुढ़ापे तक भी वो ज्यादा नहीं बचा पाता। मैं जानता हूँ आप कहानी में इतना खो गए हैं कि शायद कंपाउंडिंग की ताकत को भूल चुके होंगे। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि आपकी सोच पर भी काम करता है। अब मैं आपको अमित की जगह राज की कहानी बताता हूं। राज की भी इनकम उतने से ही शुरू होती है जितनी अमित से शुरू हुई थी, यानी कि 20,000 रुपए हर महीने। लेकिन राज की सूझबूझ उसे कहां ले जाती है जरा आगे समझो। राज अमित का दोस्त है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। राज को नौकरी मिलती है जिसकी सैलरी 20,000 रुपए है। वो हर महीने 5,000 रुपए देकर एक किराए के कमरे में रहता है। बचे 5,000 रुपए वो खाने पीने के लिए रखता है। 2,000 रुपए की राज ने आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट करवा रखी थी। बाकी 3,000 रुपए वो घर भी भेज देता है, जिसे उसके पापा हर महीने एक इंश्योरेंस में डाल देते हैं जो राज के नाम पर ही था। लेकिन बाकी के 5,000 वो हर महीने एक म्यूचुअल फंड स्कीम में डालता है। अब जरा राज के फाइनेंशियल कंडीशन की एनालिसिस करते हैं। राज का किराया हर महीने का 5,000, महीने का खर्चा 5,000 रुपए, वो एक रिकरिंग डिपॉजिट कर रहा है 2,000 रुपए, इंश्योरेंस 1 से 3,000 रुपए के आसपास, म्यूचुअल फंड 2 से 5,000 रुपए वो कर रहा है। कुल बचत अगर देखा जाए तो 10,000 रुपए हर महीने वो बचा ले रहा है। 2 साल बाद ठीक अमित की ही तरह उसने भी नौकरी बदली और उसकी भी सैलरी अब बढ़कर 35,000 रुपए हो चुकी है। उसकी शादी हो गई। शादी के बाद अब 10,000 रुपए किराए के एक छोटे से फ्लैट में वो रहने लगा। कुछ दिनों बाद उसने बाइक भी ले ली, लेकिन मजे की बात यह है कि उसे लोन नहीं लेना पड़ा, क्योंकि वो एक रिकरिंग डिपॉजिट तो पहले से कर रहा था। उसे तोड़कर ही उसने बाइक ले ली। उसने 10,000 रुपए में बाकी सारे खर्चे मैनेज कर लिए। अब उसने यूट्यूब और गूगल की मदद से कुछ स्टॉक इन्वेस्टिंग भी सीख ली। अब उसकी कुल बचत अगर देखें तो 15,000 रुपए हर महीने वो बचा ले रहा है। अब वो हर महीने 5,000 की एक और रिकरिंग डिपॉजिट करने लगा है। साथ ही राज ने पार्ट टाइम में कुछ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग काम भी शुरू कर दिया है जो वो रात में करता है। उससे भी वो हर महीने 5,000 रुपए लगभग कमा ही लेता है। राज ने घर भी ऑफिस के पास ही लिया है, जिससे उसके आने जाने के लिए बाइक से बस 5 ही मिनट लगते हैं।
इससे उसका समय और बाइक का पेट्रोल दोनों बच जाता है। अब शादी और बच्चे होने के बाद राज के फाइनेंशियल कंडीशन का जरा हम एनालिसिस कर लेते हैं। राज की सैलरी इस वक्त हो चुकी है 40,000 रुपए, क्योंकि उसी कंपनी में उसका काम अच्छा था। पार्ट टाइम में वो कमा लेता है 5,000 रुपए हर महीने। क्रेडिट कार्ड की EMI कुछ भी नहीं है उसकी। घर का किराया 10,000 रुपए, बाकी इधर उधर के खर्चे उसके 10,000 रुपए। टोटल कमाई है उसकी इस वक्त 45,000 रुपए और खर्चा है सिर्फ 20,000 रुपए, यानी कि हर महीने वो 25,000 रुपए बचा ले रहा है। कुछ समय बाद राज ने भी नौकरी बदली और अब उसकी सैलरी हो चुकी है 50,000 रुपए हर महीने। लेकिन राज ने कोई कार नहीं ली अब तक, उसने लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं किया। 2 साल बाद राज अपने पार्ट टाइम के काम से इतना कमाने लगा कि उसको सैलरी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ने लगी। अब इस तरह 20 साल बाद राज के पास सिर्फ म्यूचुअल फंड ही 50 लाख से ज्यादा का है। उसके पापा ने जो इंश्योरेंस कराया था उसके भी उसको 30 लाख मिले, जिसे उसने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया था। स्टॉक से अब वो 1 करोड़ से ज्यादा का एसेट बना चुका है और अब वो नौकरी छोड़ने की भी सोच रहा है, क्योंकि पैसिव इनकम के जरिए वो हर महीने 3 लाख रुपए कमा लेता है। साथ ही 5 करोड़ से ज्यादा तो एसेट बना चुका है वो, और अब जाकर उसने कार खरीदी है, लेकिन टोटल कैश। अब 20 साल बाद उसकी आर्थिक स्थिति का जरा आकलन करते हैं। नौकरी से वो कमा रहा है 1.5 लाख रुपए। इधर उधर के इनकम सोर्सेज से वो 50,000 रुपए हर महीने कमा रहा है। फ्लैट की EMI 0 है, क्योंकि फ्लैट खरीदा नहीं उसने अब तक। अभी भी वो किराए के फ्लैट में रह रहा है, लेकिन अब वो 40,000 रुपए रेंट देता है, क्योंकि थोड़े अच्छे फ्लैट में वो रह रहा है। कार की EMI 0 है, क्योंकि उसने कैश में लिया है। पर्सनल लोन की कोई EMI 0 है, क्योंकि कोई पर्सनल लोन उसने लिया ही नहीं। बच्चे की स्कूल की फीस 10,000 रुपए, हर महीने का खाना पीना का खर्चा 30,000 रुपए। और राज ने भी एक लाइफ इंश्योरेंस लिया है अमित की तरह, लेकिन राज ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है टर्म इंश्योरेंस, जिसका उसका हर महीने का प्रीमियम कम जाता है। अमित 5,000 रुपए हर महीने देता था, राज सिर्फ 1,000 रुपए हर महीने देता है। अमित का कवर 20 लाख रुपए का था, लेकिन राज का कवर 1 करोड़ रुपए का है। राज ने हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा है, जिसका हर महीने का प्रीमियम वो 4,000 रुपए भरता है। और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की बात करें तो लगभग 15,000 रुपए। तो उसकी टोटल इनकम देखें तो 2 लाख रुपए उसकी टोटल इनकम है इस वक्त, और कुल खर्चा देखें तो 1 लाख रुपए कुल खर्चा कर रहा है। तो इसका मतलब 50% वो टोटल सेव कर ले रहा है, यानी कि 1 लाख रुपए की हर महीने की उसकी सेविंग है। अब साथ ही उसके एसेट के ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं। उसने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा था, अब वो 1 करोड़ का हो चुका है। शेयर बाजार में जो स्टॉक ले रखे थे, अब वो 10 लाख रुपए का हो चुका है। और जो उसने जमीन ली थी, उसकी कीमत भी अब 1 करोड़ हो चुकी है, जिस पर राज अब अपना घर बनाएगा, क्योंकि अब उसकी उम्र 40 की हो चुकी है, जिसके लिए उसे कोई लोन भी नहीं लेना होगा, क्योंकि उसने अपने किए हुए इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा बेचकर वो पैसा लाएगा और उससे वो घर बनाएगा, यानी कि लोन फ्री होम एट ओन लैंड। और उसका जो फिक्स डिपॉजिट था, अब वो 10 लाख का हो चुका है। उसने कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट भी किया था, वो भी 10 लाख का हो चुका है। अब उसकी कुल संपत्ति अगर देखी जाए तो लगभग 2.3 करोड़ की हो चुकी है। अब मैं आप सभी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या राज और उसका परिवार पैसे को लेकर भविष्य के लिए चिंता करता रहेगा? क्या राज पैसों को लेकर परेशान रहेगा? राज के 60 साल होने के बाद भी राज के बेटे की अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या राज को सर्वाइवल के लिए सोचना पड़ेगा? और अगर नौकरी लग भी गई तो क्या राज के बेटे पर उसके माँ बाप बोझ बनेंगे? क्या कभी राज और उसकी पत्नी को वृद्ध आश्रम में जाने की जरूरत पड़ेगी? अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के दुखी रहने का कारण पैसा ही है, जिसे राज ने अपनी समझदारी से खत्म कर दिया है। आज राज इस सिचुएशन में पहुंच चुका है कि अगर उसकी नौकरी छूट भी गई, फिर भी उसको अपने सर्वाइवल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आने वाले कई सालों के लिए एसेट बनाकर खुद को सुरक्षित कर लिया है। उसके कुछ महीने का सर्वाइवल तो सिर्फ FD तोड़कर ही हो जाएगा, और उतने समय में तो राज जैसे समझदार और मेहनती इंसान के लिए कमाई के और दूसरे ऑप्शन ढूंढने बहुत आसान है, या वो कोई दूसरा बिजनेस भी शुरू कर सकता है। मतलब वो आर्थिक रूप से बिल्कुल सशक्त है। अब मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि आपको भी खुद से पूछना चाहिए। आप अपने 40s की उम्र में अमित जैसा होना चाहेंगे या राज जैसा? अगर आपका जवाब राज है, तो आप अपने जीवन में रियल रिच बनने की सही राह पहचान चुके हैं। अमित और राज के एग्जाम्पल से क्या क्या चीजें हमें समझ आती है। अमित पैसों को जरूरत पूरी करने के लिए कमाता था, लेकिन राज पैसों को जीने के लिए कमाता था। अमित की जब जब सैलरी बढ़ी, उसने खर्चे बढ़ाए, लेकिन राज ने नहीं। अमित के पास जब पैसे नहीं थे, तब उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लोन लिया, लेकिन राज ने अपनी इच्छाओं को तब पूरा किया जब उसने बचाकर और इन्वेस्ट कर कर उतने पैसे बना लिए। अमित ने कभी दूसरी आय की सोर्स को बनाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन राज ने ऐसा किया।
अमित ने कभी फाइनेंस मैनेजमेंट सीखने का सोचा तक नहीं, लेकिन राज ने अच्छे से सीखा। अमित की सोच ये थी कि जब पैसे बचेंगे तब बचत करेंगे, लेकिन राज पहले बचत करता था, उसके बाद जो बच जाए उसे खर्च करता था। अमित ने फ्यूचर को कभी प्लान नहीं किया, लेकिन राज ने पहले फ्यूचर प्लान किया फिर खर्च किया। अमित को इंश्योरेंस की भी समझ नहीं थी, तभी तो वो ज्यादा पैसे देकर कम लाइफ कवर ले रहा था, लेकिन राज ने कम पैसे देकर ज्यादा लाइफ कवर लिया था। अमित की जिंदगी भगवान भरोसे चल रही थी। एक हादसा उसे गरीबी रेखा के नीचे ले जाता, लेकिन राज ने पहले ही फ्यूचर को सुरक्षित कर लिया था। अमित ने पैसों को सिर्फ आज के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन राज ने पहले आने वाले कल के लिए बचाया फिर आज इस्तेमाल किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कहानी केवल अमित या राज की नहीं है, बल्कि पूरे देश में ऐसी कई मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है जो अमित जैसी जिंदगी जी रहे हैं और फेक रिच मानसिकता से अपनी जिंदगी को धक्का मारकर चला रहे हैं। कुछ राज जैसे लोग भी हैं जो अब रियल रिच बन चुके हैं या रियल रिच बनने की राह में निकल चुके हैं। आपके कई ऐसे साथी होंगे जो रियल रिच होंगे, उनसे आपको सीखना चाहिए, मगर जो फेक रिच बन रहे हैं उनको इस किताब के माध्यम से आपको उनको समझाना चाहिए। जब भी शिक्षा की बात आती है तो अच्छी शिक्षा नीति को लेकर अलग अलग विचार सामने आते हैं। कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो वो कहता है स्कूली शिक्षा से ज्यादा व्यवहारिक शिक्षा काम आती है। जब हम किसी बुजुर्ग से बात करते हैं तो वो हमें स्कूली शिक्षा पर जोर देने की बात करते हैं। इस विषय को लेकर आपके मत भी अलग हो सकते हैं। अब जब बात रियल रिच बनने की है तो आपका प्रश्न यही होगा कि रियल रिच बनने के लिए बच्चों या बड़ों में हमें किस तरह की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। क्या इसके लिए कोई अलग से शिक्षा है? मेरे हिसाब से शिक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। शिक्षा तो कोई भी हो, फिर चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या व्यवहारिक शिक्षा हो, हर व्यक्ति को हर तरह की शिक्षा की जरूरत होती है। हमें कब क्या सीखना है यदि ये पता चल जाए तो हम शिक्षा का सही महत्व समझ पाएंगे। जब फेक रिच बनने के बाद पता चला कि हम गलत रास्ते पर चले गए हैं और यह एहसास आपको 10 साल बाद हुआ, तब तक समय निकल गया। लेकिन मान लीजिए यह शिक्षा आपको सही समय पर मिल जाती तो मुझे लगता है परिणाम अलग हो सकते थे। अब यह बात तो निश्चित है कि शिक्षा का समय ही आपका परिणाम निर्धारित करता है। आपने देखा होगा कि मध्य वर्ग की बहुत सारी पीढ़ियां ही मध्यम वर्ग में ही सिमट के रह जाती हैं, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति उस परंपरा को तोड़कर अमीर बनता है तो आगे की पीढ़ी भी अमीर हो जाती है। बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करना और फिर नौकरी की तलाश करना एक बनी बनाई प्रथा है जिसका अधिकांश लोग अनुसरण करते हैं, मगर कुछ लोग इसके उलट कार्य कर देते हैं। वो लोग या तो अमीर बनते हैं या तो किसी काम के रह ही नहीं जाते। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि आपको रियल रिच बनने के लिए सही शिक्षा या काम को सही समय पर सीखना पड़ेगा, फिर चाहे आपको ज्ञान की पुरानी नीति को तोड़ना या मरोड़ना ही क्यों ना पड़े। अब रियल रिच बनने के लिए आपको एक शिक्षा देने का सही समय आ गया है। आपको इस किताब से क्या सीखना है? एक कहावत है, जब पूरी दुनिया सोने की खुदाई करने में लगी हो तो आप भी खुदाई करने के बजाय वो सामान बेचो जिससे खुदाई होती है। मेरा मतलब साफ है, आप रिसोर्सेस का उपयोग करें, ना कि कोई आपको अपना रिसोर्सेस बना ले। यदि आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आप आईएएस बने या ना बने, इससे कोचिंग वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पैसे और समय खराब दोनों होंगे, लेकिन कोचिंग वाले हमेशा ही कमाएंगे। आज देश में ऐसे कई आईएएस टीचर हैं जिनकी कमाई और नेम फेम एक आईएएस से कहीं ज्यादा है, और आईएएस बनने में कोई सीट्स की सीमा भी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, जब भी आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ इस सोच के साथ ना करें कि आईएएस ही बने। या ध्यान में रखें कि आईएएस नहीं तो टीचर बनने का ऑप्शन तो खुला ही है। इससे आप पढ़ाई के वक्त डरेंगे नहीं और गहराई से पढ़ेंगे। इससे आपका टीचर वाला ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा। क्रिकेट में ही देख लीजिए, खिलाड़ी तो जब अच्छा खेलेगा तभी कमाएगा, लेकिन बीसीसीआई तो हमेशा ही अच्छा काम कर रही है। पूरी दुनिया आईपीएल में विराट को स्क्रीन पर देखकर उससे प्रभावित होती है, लेकिन उसके पीछे टीम के जो मालिक हैं जिन्होंने उसे खरीदा है वो तो हमेशा ही कमाएंगे। अब मेरे हिसाब से असली हीरो टीम का मालिक ही है। ट्रेडिंग करने वाले कमाएं या ना कमाएं, फिर भी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म वाले तो हमेशा ही कमाएंगे। इन उदाहरणों से मेरा समझाने का मतलब यह है कि बनी बनाई प्रथा को तोड़ो। जो सोच आपको समाज ने दी है उससे बाहर निकलो, अपनी आंखें खोलो। जो सामने है सिर्फ उसे नहीं देखो, बल्कि उसे देखना सीखो जो उसके पीछे खड़ा है। ऐसा क्यों है कि दुनिया के टॉप बिलियनियर्स वो करके बिलियनियर नहीं बने जो उन्होंने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा था, बल्कि वो उस चीज का काम कर रहे हैं जो उन्होंने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा भी नहीं था। स्कूल या कॉलेज के अच्छे नंबर आपको अच्छी सोच नहीं दे सकते, बेहतर विचारधारा नहीं दे सकते, अमीर नहीं बना सकते। आपका ज्ञान, आपका अनुभव और आपकी मानसिकता ही आपको रियल रिच बना सकती है।
शुरुआती स्कूली शिक्षा को प्राथमिकता आप जिंदगी भर नहीं दे सकते। इसलिए आपको यह समझना होगा कि उम्र के साथ शिक्षा की प्राथमिकताएं भी परिवर्तित करके देखें। मेरे हिसाब से आपके परिणाम भी बदल जाएंगे इससे। कुछ विशेष शिक्षा तो स्कूली शिक्षा से अलग है, लेकिन रियल रिच बनने के लिए जो सबसे जरूरी है वो शिक्षाएं कुछ इस तरीके से हैं: फाइनेंशियल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, पीपल एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन, बिहेवियरल एजुकेशन, कम्युनिकेशन एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन, कॉमन मेडिकल एजुकेशन, वेलनेस एजुकेशन, कॉमन इंजीनियरिंग एजुकेशन, कॉमन मैथमेटिकल एजुकेशन और ऐसे बहुत सारे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें हर चीज में शिक्षित होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी जीने के लिए हमें एक एजुकेशन में मास्टर होना पड़ेगा और बाकी में थोड़ा थोड़ा जानकार भी होंगे तो भी चलेगा। एक आर्थिक एक्सपर्ट को चिकित्सा शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। एक इंजीनियर को राजनीतिक शिक्षा की जरूरत नहीं है। वैसे किसी महान इंसान ने कहा भी है कि आपको किसी एक फील्ड में मास्टर होने की जरूरत है, बाकी सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा जानो तो भी चलता है। अब यहाँ मैं खुद के अनुभव से आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि इंसान को किस उम्र में क्या करना चाहिए। यही है वास्तविक शिक्षा मेरे हिसाब से। जैसे 5 साल से 15 साल के बीच, ये एक ऐसी उम्र है जिसमें आपका 20% ध्यान स्कूली शिक्षा पर और 80% ध्यान खेलकूद में होना चाहिए। जितना संभव हो बच्चों को शारीरिक खेलों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि इससे उनका शारीरिक विकास होता है। इस उम्र में शारीरिक गतिविधियों में ज्यादा समय बिताने में शारीरिक क्षमता मजबूत होती है, जिससे वो लंबे समय तक निरोगी रहते हैं। इस युग में जब शिक्षा का विकास हो रहा है, बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में शामिल करना बेहद जरूरी है। जिन बच्चों का शारीरिक गतिविधियों में योगदान कम होता है और वो ज्यादा समय तक बैठकर पढ़ाई करते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता कमजोर होती चली जाती है। इस उम्र में बच्चों को बारीकी से डिसीजन लेने में कठिनाई हो सकती है कि वो आगे बढ़कर क्या बनना चाहते हैं। यदि आप बचपन से स्पष्ट हैं कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पढ़ाई करें, लेकिन वास्तविक दुनिया में किसी को भी इस आयु में स्पष्ट नहीं होता कि वो आगे चलकर क्या बनेगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि 80% ध्यान शारीरिक क्रिया पर हो। अब 15 से 20 साल के बीच कैसी होनी चाहिए जिंदगी? इस उम्र में 60% ध्यान पैसा कमाने वाले कामों पर होना चाहिए। वो चाहे जो भी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरी की पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस की पढ़ाई हो या फिर कुछ और भी हो। 20% ध्यान एकेडमिक एजुकेशन पर होना चाहिए ताकि आपको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का अवसर मिले। बाकी 20% समय को मनोरंजन और दूसरे गतिविधियों के लिए समर्पित कर दो ताकि आपकी जिंदगी बिना दबाव के और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन पाए। इस शिक्षा में पूंजी या कमाई के लिए किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब 20 से 25 साल की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? यह अवस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें 90% ध्यान वास्तविक शिक्षा और धन कमाने पर होना चाहिए। बाकी 10% समय आप आनंद और अन्य गतिविधियों में लगा सकते हैं। इस उम्र में जीवन को पेशेवर रूप में तैयार करना चाहिए और स्थिरता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हर तरह के काम करते रहें, फिर चाहे कभी ये काम करना पड़े कभी वो काम। यदि नौकरी करना है तो नौकरी करो और नौकरी नहीं करना है तो व्यापार करो, लेकिन एक काम मत करो, वो है शर्म। इस उम्र में किसी भी काम को छोटा मत समझो, चाहे लोग कुछ भी बोले। एक काम में मजा नहीं आया तो दूसरा काम पकड़ो। यानी ये एक ऐसा चरण है जहां आपको चुनना है कि बाकी की जिंदगी आपको क्या काम करना है, क्योंकि इसके बाद आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे। इसलिए इस चरण में खुलकर जीवन के साथ प्रयोग कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण आयु चरण होता है। इस उम्र में आपका प्राइमरी इंटरेस्ट आपकी जिंदगी को प्रमुख बनाएगी। इस उम्र में ठीक ठाक आय कमाने लगे तो भी इस समय में आप शादी कर लें। इससे भविष्य में आप अपने करियर पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। जो लोग कहते हैं कि पहले करियर में सेट हो जाएं, फिर करेंगे शादी, तो जान लीजिए करियर कभी किसी का सेट नहीं होता। मुकेश अंबानी जी अब भी मेहनत करते हैं। मेहनत करते रहना जीवन भर की प्रक्रिया है। आप सेटल कभी हो ही नहीं सकते। यह जीवन भर की प्रक्रिया है। इसके लिए शादी को मत टालें। आपको एक बेसिक इनकम आने लगे तो शादी कर लें, लेकिन हाँ, बेसिक इनकम जरूरी है। अब 25 से 30 साल के बीच की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? ये एक ऐसा समय है जहां पर आपको एक करियर का चयन कर लेना चाहिए और ये वो करियर हो जिसमें आपको जीवन लगाना है। एक अच्छा इनकम सोर्स बना लीजिए। कोई भी ऐसा काम जो आपको अपने करियर में सफल होने से भटकाए, उन सभी कामों को इस उम्र में खत्म कर लेना चाहिए। अब 30 से 40 के बीच की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? ये वो समय है जब आपको अपने करियर पर 90% फोकस करना चाहिए और बाकी 10% बाकी की चीजों में लगाओ जो आपको ठीक ठाक लगता है। यहाँ पर आपको हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। आपको अपने परिवार को भी समय कम देना पड़ सकता है। आपको सोसाइटी को भूलना पड़ सकता है। यह पूरा समय वनवास का समय होगा। इस समय में आपका एकमात्र लक्ष्य पैसा कमाना होना चाहिए। वैसे भी आप सब चीजें एक साथ बैलेंस करके नहीं चल सकते। कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही होगा। मेरे हिसाब से लाइफ के 4 पिलर होते हैं।
फाइनेंशियल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। ये बात मेरे हिसाब से वैसे तो सही है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए आपको 40 की उम्र के बाद ही ध्यान देना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो इस समय आपको संतुलित जीवन को भूलकर दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अब 40 से 50 की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? अब आप आयु के उस पड़ाव पर होते हैं जब आप परिवार, स्वास्थ्य, समाज और मानसिक शांति पर ध्यान दें। अब आप समाज की उन्नति के लिए काम कर सकते हैं। आप युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन दे सकते हैं। अब मुझे लगता है कि रियल एजुकेशन को पाना है तो आपको वो करना होगा जो शायद आपकी बनी बनाई प्रथा, मतलब कि वर्तमान एजुकेशन सिस्टम नहीं करवा पा रहा है। अब मुझे लगता है कि रियल एजुकेशन को पाना है तो आपको वो करना होगा जो शायद आपकी बनी बनाई प्रथा की वर्तमान एजुकेशन सिस्टम नहीं करवा पा रही है। मुझे उम्मीद है कि अब आप रियल एजुकेशन को समझकर रियल रिच बनने की दिशा में आगे जरूर बढ़ेंगे। हम जब भी कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण उसका सारांश होता है, क्योंकि मन की जिज्ञासा को समाधान से शांत किया जा सकता है। मेरे हिसाब से रियल रिच एक अवधारणा है जो हर एक मिडिल क्लास को सबसे पहले मन से अमीर बनना सिखा रही है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से पहले मन को तैयार करना पड़ता है, तब जाकर आप उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं। असल बात यह है कि वो मन ही है जो हमें फेक रिच या रियल रिच बनाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। पहले फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अपना मन बनाइए, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रत्येक भाग को गहराई से समझने के बाद आपके अंदर अपने आप रियल रिच की मानसिकता विकसित होने लगेगी। अब जरूरत है तो केवल अनुशासन और योजना पर काम करने की। मैंने पिछले सभी अध्याय में आपके मन और मानसिकता को विकसित करने का प्रयास किया है, ताकि आप समाधान को केवल सुने ही नहीं बल्कि उस पर काम भी करना शुरू कर दें। तभी तो कुछ सालों में आप कहलाएंगे रियल रिच। और मुझे भी ये जानकर खुशी होगी कि आने वाले सेमिनार में ज्यादा से ज्यादा रियल रिच मुझसे मिलें। अब यहाँ बात आती है समाधान की। समाधान नंबर 1, ग्रोथ माइंडसेट पर काम करें। कई बार हम अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर से सुनते हैं कि सेटल हो जाओ एक बार। आखिर ये सेटल होना क्या होता है? आइए इसको समझते हैं। ये वो लाइन है जो बचपन से हर मिडिल क्लास व्यक्ति के घर में बोली जाती है। पापा बोलते हैं कि बेटा एक बार सेटल हो जाओ, फिर जो मन आए वो करना, लेकिन पहले एक बार नौकरी लेकर सेटल हो जाओ। बच्चा अगर बोल रहा है पापा बिजनेस करना है, तो पापा बोलेंगे पहले नौकरी लेकर एक बार सेटल हो जाओ, फिर बाद में बिजनेस कर लेना। और बच्चा अगर बोल रहा है कि पापा कॉमेडियन बनना है, तो पापा बोलेंगे पहले बेटा फिर से नौकरी लेके एक बार सेटल हो जाओ, फिर जो बाद में होगा करते रहना। और अगर बच्चा बोल रहा है कि पापा एक्टर बनना है, तो पापा बोलेंगे बच्चे पहले नौकरी लेकर एक बार सेटल हो जाओ, फिर बाद में जो करना होगा करते रहना। और बच्चा अगर बोल रहा है कि पापा इन्फ्लुएंसर बनना है, तो पापा फिर से बोलेंगे पहले नौकरी लेकर एक बार सेटल हो जाओ, फिर बाद में जो करना होगा कर लेना। और बच्चा अगर बोल रहा है कि पापा डिजिटल मार्केटिंग या एडिटर बनना है, तो पापा बोलेंगे क्या, पहले नौकरी लेकर सेटल हो जाओ, फिर बाद में कर लेना। इसका मतलब जिंदगी का पहला गोल ही लाइफ में सेटल होना है, और नौकरी ही सेटल होने का एकमात्र तरीका है। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि सेटल होने की परिभाषा क्या है। मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, इलॉन मस्क, नारायण मूर्ति, ये सब बिलियनियर होने के बावजूद आज तक मेहनत कर रहे हैं और कुछ नया करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जीवन में सेटल होने जैसा कुछ होता ही नहीं है। पानी अगर ठहर जाए तो उसमें काई जम जाती है, लोहा अगर एक जगह पड़ा रह जाए तो उसमें जंग लग जाता है, खेतों में अगर फसल लगाकर छोड़ दिया जाए और कुछ नहीं किया जाए तो उसमें भी खरपतवार लग जाते हैं। यानी कि नेचर का एक नियम है, जब भी कोई चीज सेटल हो जाती है तो वो सड़ने लग जाती है। इंसान कभी सेटल होने के लिए बना ही नहीं है। मेरे हिसाब से हमारा माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, ना कि सेटल माइंडसेट। मेरे स्कूल का गीत मुझे आज भी याद आता है। कुछ पंक्तियां आपको बताता हूँ। जीवन में कुछ करना है तो मन के हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रह जाता। ठहरा पानी सड़ने लग जाता, बहता निर्मल हो जाता। पाँव दिए चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। मेरी राय में यदि आपके पेरेंट्स ऐसा नहीं बोलते हैं और आपको आजादी दे रहे हैं, तो मेरे भाई बिल्कुल मत चूकना, अवसर को भुना लेना, क्योंकि आप किस्मत वाले हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स सेटल हो जाओ एक बार बोलते हैं, तो उन्हें एक बार ये ऑडियो बुक जरूर सुनवा देना। क्या पता आपकी भी किस्मत खुल जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस समाधान से रियल रिच बनने का सफर जरूर तय करेंगे। समाधान नंबर 2, योर माइंडसेट इज गेम चेंजर। हमने अक्सर कहते हुए सुना है कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो गांव में रहते हैं, हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमारा तो समय ही ठीक नहीं चल रहा, हमें तो अंग्रेजी नहीं आती। जो लोग ऐसा बोलते हैं ये उनकी लाइंस नहीं है। वो ये समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने ये लाइंस किसी और से सुनी है,
जब हमें ये लगता है कि ये सब बातें हमारे साथ भी है, तो हमें लगने लगता है कि हम भी नहीं कर पाएंगे। शायद पहली बार जिसने ये लाइंस बोली थी वो कमजोर था, लेकिन आप भी उन्हीं लाइंस का सहारा लेकर खुद को कमजोर बना देते हैं। ये पूरा खेल माइंडसेट का है कि आप किस माइंडसेट के साथ अपने लक्ष्य को देख रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत मुश्किल काम है, तो आप उसके लिए कभी मेहनत भी नहीं करना चाहेंगे। इसी तरह जिंदगी में रियल रिच बनना है तो सबसे पहले माइंडसेट को तैयार करो। अमीर बनने की दौड़ में पूरी ताकत के साथ लग जाएं। समाधान नंबर 3, जिंदगी की असली पढ़ाई आपको दुनिया करवाती है, ना कि कोई स्कूल या कॉलेज। एक बच्चा जो बचपन से ही पिताजी के साथ बिजनेस में उनका साथ देता है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करता है, दूसरी ओर उस समय बाकी के बच्चे केवल स्कूली शिक्षा ले रहे होते हैं। आपको पता है दोनों में क्या अंतर आएगा? एक बच्चा स्कूली पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ले रहा है, वहीं दूसरी ओर एक बच्चा केवल किताबी ज्ञान ले रहा है। जब आप शुरू से किसी बिजनेस या किसी भी तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपने माँ बाप से लेते हैं, तो वही आपकी जिंदगी की असली शिक्षा है, जो आपको बिजनेस, जिंदगी या फाइनेंस में दूसरों से अलग बनाएगी। माता पिता द्वारा बच्चों को अर्निंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की शिक्षा शुरुआत से ही दी जानी चाहिए, ताकि जब वो कमाने लायक हो जाएं, तो रियल रिच बनने की यात्रा पहले दिन से ही शुरू करें। आज भी देश में युवाओं को 25 से 30 साल के बाद ही फाइनेंशियल प्लानिंग की अहमियत समझ में आती है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि व्यापारी अपने बच्चों को शुरुआत से ही बिजनेस के गुण सिखाते हैं, ताकि वो बड़ा होकर एक अच्छा जीवन जी सके। बच्चों को पैसे का महत्व आपको उनकी छोटी उम्र से ही सिखा देना चाहिए। कई बार पेरेंट्स पैसे से संबंधित बातों को बच्चों के सामने करना गलत मानते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। आप भी अगर यही गलती कर रहे हैं तो आज से खुद में सुधार लाएं। बच्चों में रियल रिच की मानसिकता को पनपने का अवसर दें। यही जीवन की असली शिक्षा है, जो आपको और आपके परिवार को समृद्ध बनाएगी। अब समाधान नंबर 4, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम कीजिए। कई लोग जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, जबकि आपको अपनी मंजिल फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मिलेगी। मिडिल क्लास व्यक्ति को हर चीज फिक्स चाहिए, फिर चाहे वो जॉब हो, सैलरी हो, वर्किंग आवर्स हो। इसके हिसाब से यदि ऐसा नहीं है तो जिंदगी में रिस्क है। ये लोग कभी रिस्क लेना ही नहीं चाहते। ये रिच बनना तो चाहते हैं, लेकिन केवल दिखावा करने के लिए। ये लोग मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते। इनकी चाहत और इनके एक्शन में जो अंतर है, वही इन्हें फेक रिच बना देती है। ये लोग जो भी कमाते हैं उसे अपनी जरूरतों, दिखावे और इच्छाओं पर खत्म कर देते हैं। यदि हम अपनी प्रायोरिटी पैसे कमाने और कमाए हुए पैसे से खर्चा करने से हटाकर वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने की तरफ कर दें, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है कि आप पैसों की जरूरत को लेकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जैसे आपके घर की सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी गार्ड करता है, ठीक उसी तरीके से आपका पैसा आपकी जिंदगी को सुरक्षित बना देता है। आपके बैंक और निवेश के रूप में आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि यदि आने वाले कई महीनों तक आपकी रेगुलर इनकम बंद भी हो जाए, तो घर के जरूरी खर्चे आराम से चलते रहें। यह सोचना ना पड़े कि अब घर चलाने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे होगा। यही तो है वित्तीय सुरक्षा। मुझे लगता है कि अब आप रियल रिच बनने की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, और यदि पहले ही आप उस यात्रा पर हैं, आपको इस ऑडियो बुक से सही समझ मिलेगी। रियल रिच बनने के लिए इन्वेस्टमेंट की भूमिका सबसे ज्यादा है। अपने बचत किए हुए पैसों पर एक अच्छा लाभ इन्वेस्टमेंट के जरिए ही कमाया जा सकता है। वैसे तो इन्वेस्टमेंट के कई सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख तरीकों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट करते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, रिस्क कितना है, इन्वेस्टमेंट का पीरियड क्या है, और इन्वेस्टमेंट के लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ऐसी और भी बहुत कुछ। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के बारे में। भारत के फाइनेंशियल मार्केट में फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प है, यानी कि ऑप्शन है, जो लोगों को सुरक्षित और निश्चित आय देने का वादा करती है। फिक्स डिपॉजिट क्या है? फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD ये निवेश का एक विकल्प है, जिसमें व्यक्ति एक निर्धारित समय अवधि के लिए एक निश्चित राशि को एक बैंक में जमा करता है, और इस राशि पर बैंक नियमित अंतराल पर ब्याज देता है, जिससे निवेशकों को स्थिर और नियमित आय प्राप्त होती है। फिक्स डिपॉजिट को एक सुरक्षित निवेश के रूप में भी रखा जाता है, क्योंकि इसमें निवेशक अपनी पूंजी को सुरक्षित रख सकते हैं और डिसाइड किए हुए टाइम पीरियड के अंतर्गत ब्याज प्राप्त कर सके, यानी कि इंटरेस्ट ले सके। फिक्स डिपॉजिट काम कैसे करता है? सबसे पहले निवेशक द्वारा फंड डिपॉजिट करना। जो इंसान फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो सबसे पहले अपने चूज किए हुए बैंक में जाकर या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए निर्धारित राशि को, यानी कि पैसे को जमा करता है। इस डिपॉजिट को 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल या उससे भी ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए निवेश किया जा सकता है।
दूसरा, ब्याज दर का चयन यानी कि इंटरेस्ट रेट का चयन। बैंक के द्वारा निर्धारित समयावधि के लिए निर्धारित ब्याज दरें प्रदान की जाती है, जो निवेशकों को सुरक्षित और स्थिर ब्याज दर के साथ लाभ प्रदान करती है। तीसरा, समयावधि का समापन यानी कि टाइम ड्यूरेशन के पूरे होने पर। समयावधि के समापन पर निवेशक अपनी पूंजी और जमा किए गए ब्याज के साथ अपने खाते से निकाल सकते हैं या फिर उसे नई समयावधि के लिए नए फिक्स डिपॉजिट में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट के प्रकार क्या क्या है? पहला, सामान्य फिक्स डिपॉजिट। इसमें निवेशक निर्धारित समयावधि के लिए निश्चित राशि को जमा करता है और बैंक उसे निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज देता है। निवेशक समयावधि के दौरान पूंजी को निकाल सकता है, लेकिन इस पर पूंजी निकालने के पूर्व निर्धारित शर्तें हो सकती हैं। दूसरा, टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट। इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत छूट प्रदान के लिए बनाया गया है। निवेशक इसमें 5 साल के लिए निवेश करता है और उसे निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज कमाने का मौका मिलता है। इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत छूट प्रदान करने के लिए बनाया गया है। निवेशक इसमें 5 साल के लिए निवेश करता है और उसे निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज कमाने का अवसर मिलता है। इस प्रकार यह फिक्स डिपॉजिट एक सुरक्षित और टैक्स बचाने का उत्तम तरीका हो सकता है। फिक्स डिपॉजिट के फायदे। सबसे पहला, नियमित ब्याज दरें। एक मुख्य लाभ यह है कि निवेशकों को नियमित ब्याज दरें प्राप्त होती हैं, जिससे उन्हें स्थिर और निश्चित आय प्राप्त होती है। दूसरा, नियमित रूप से ब्याज। निवेशकों को नियमित अंतराल पर ब्याज कमाने का सुविधा मिलता है, जिससे उन्हें साल के दौरान नियमित रूप से आय मिलती है। तीसरा, सुरक्षित निवेश। फिक्स डिपॉजिट एक सुरक्षित निवेश है, क्योंकि इनमें निवेशकों को पूंजी के नुकसान होने का खतरा नहीं होता है। चौथा, निर्धारित समयावधि। फिक्स डिपॉजिट में निवेशकों को एक निर्धारित टाइम पीरियड के लिए पूंजी को जमा रखना होता है। हालांकि जरूरत पड़ने पर एफडी को मैच्योरिटी से पहले निकाला जा सकता है। मेरे हिसाब से फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा विकल्प है रिस्क फ्री इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने के लिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको तुरंत वो फंड मिल जाए। निवेश की दृष्टि से एफडी की ब्याज दरें बहुत कम होती है, इसलिए इनका उपयोग ज्यादातर इमरजेंसी फंड्स को सुरक्षित करने के लिए ही किया जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट एक तरह का टाइम डिपॉजिट होता है, जिसमें इंसान को नियमित अंतराल पर निर्धारित अवधि के लिए एक निर्धारित धनराशि जमा करनी होती है। कई लोग आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अपने मासिक आय के हिसाब से कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट की विशेषताएं। सबसे पहला, मासिक योजनाएं। आरडी का लाभ यह है कि एक मासिक योजना होती है, यानी कि मंथली प्लानिंग के तहत इसको किया जाता है। यह उनके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है जो हर महीने बचत करना चाहते हैं। दूसरा, फ्लेक्सिबल टाइम ड्यूरेशन। आरडी की अवधि पूर्व निर्धारित होती है, यानी कि प्री डिसाइडेड होती है, जो खाता खोलने के समय से पहले निर्धारित की जाती है। यह बैंक की पॉलिसी और ग्राहक की पसंद के आधार पर कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक हो सकती है। तीसरा, ब्याज दरें यानी कि इंटरेस्ट रेट। स्थायी जमा की तरह आरडी लागत के लिए एक स्थायी ब्याज दर प्रदान करती है। ब्याज दरें सामान्यतः टर्म डिपॉजिट की तुलना में कम होती है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको देती है। चौथा है प्री मैच्योर विड्रॉल। हालांकि आरडी को स्थिर अवधि के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ बैंक विशिष्ट शर्तों के साथ पूर्वानुमानित निकासी की अनुमति देते हैं, हालांकि ऐसी निकासी पर ब्याज दर कम हो जाता है। पांचवा है कंपाउंडिंग पीरियड। आरडी पर इंटरेस्ट क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली रूप से कंपाउंड हो सकता है, जिसे बैंक की पॉलिसी के अनुसार निर्धारित किया जाता है। कंपाउंडिंग योजना बनाने से ब्याज पर ब्याज की और भी वृद्धि होती है, जिससे निवेश का कुल विकास होता है। रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट एक प्रकार का टाइम डिपॉजिट होता है, जिसमें इंसान को नियमित अंतरालों पर निर्धारित अवधि के लिए एक निर्धारित पैसा जमा करना होता है। कई लोग आरडी को अपने मासिक आय के हिसाब से कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट की विशेषताएं क्या हैं, जरा ये समझ लेते हैं। पहला, आरडी का लाभ ये है कि एक मासिक योजना है। ये उनके लिए अधिक उपयोगी है जो हर महीने बचत करना चाहते हैं। दूसरा, एक आरडी की टाइम ड्यूरेशन पहले से फिक्स होती है, जो खाता खोलने के समय से पहले ही निर्धारित की जाती है। ये बैंक की पॉलिसी और ग्राहक की पसंद के आधार पर कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक भी हो सकती है। तीसरा, फिक्स डिपॉजिट की तरह आरडी भी एक फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रदान करती है। ब्याज दरें सामान्यतः टर्म डिपॉजिट की तुलना में थोड़ी कम होती है, लेकिन वो निवेश पर एक फिक्स्ड ब्याज प्रदान करती है। चौथा, प्री मैच्योर विड्रॉल। हालांकि आरडी को स्थिर अवधि के लिए डिजाइन किया गया है, कुछ बैंक स्पेशल टर्म्स के साथ प्री मैच्योर विड्रॉल की अनुमति देते हैं। हालांकि ऐसे विड्रॉल पर ब्याज दरें कम हो सकती हैं। पांचवा, कंपाउंडिंग पीरियड। आरडी का ब्याज क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली रूप से कंपाउंड होता है, जिसे बैंक की पॉलिसी के अनुसार निर्धारित किया जाता है। कंपाउंडिंग योजना बनाने से हमें मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जिससे निवेश का कुल विकास होता है। रिकरिंग डिपॉजिट के फायदे। सबसे पहला, डिसिप्लिन सेविंग। आरडी फाइनेंशियल डिसिप्लिन द्वारा इंसान में नियमित रूप से धन बचाने की आदत डालती है।
और इस अनुशासित दृष्टिकोण से समय के साथ फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने में मदद भी मिलती है। दूसरा, स्पेशलिटी। कम मासिक योजना आवश्यकता के स्तर में होने के कारण आरडी का विभिन्न व्यक्तियों तक पहुंच पाना संभव है, जिनमें से कुछ बिल्कुल कम आय वाले लोग शामिल हो सकते हैं। ये पहली बार बचत करने वालों के लिए एक लाभदायी विकल्प हो सकता है। तीसरा, फिक्स रिटर्न। आरडी द्वारा प्रदान की जाने वाली फिक्स्ड ब्याज दरें निवेशकों को उनके निवेश पर सुनिश्चित ब्याज दर प्रदान करती है। चौथा, योजना की निर्धारित अवधि। आरडी विभिन्न वित्तीय लक्ष्यों के साथ अपनी बचत की अवधि का चयन करने की योजना बनाने में सुविधा प्रदान करती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए आरडी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन याद रखें, इसमें रिटर्न आपको कम ही मिलेगा क्योंकि ये आपको फिक्स रिटर्न देने का वादा करते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो भारतीय सरकार द्वारा मैनेज की जाती है, जो लोगों को सुरक्षित और लॉन्ग टर्म सेविंग का ऑप्शन प्रदान करती है। इस योजना को 1968 में शुरू किया गया था और इसका प्राइमरी उद्देश्य लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम प्रदान करना था, ताकि वो अपनी आवश्यक जरूरतों और भविष्य के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निवेश कर सकें। आप जानते हैं पीपीएफ की स्पेशलिटी क्या है? सबसे पहला, पीपीएफ योजना की अवधि कम से कम 15 साल है, जिसके बाद ही आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं या स्कीम को आगे और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। दूसरा, आप पीपीएफ में निवेश की राशि को 5 साल के बाद ही निकाल सकते हैं, लेकिन पूर्ण राशि निकालने के लिए 15 वर्ष का पूरा समय होना चाहिए। तीसरा, पीपीएफ में न्यूनतम राशि निवेश करने के लिए आपको सिर्फ 500 रुपए ही जमा करना होता है, जो इसे आम लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त बना देता है। चौथा, पीपीएफ में किए गए निवेश पर आपको इनकम टैक्स छूट भी मिलती है, जिससे ये टैक्स बचाने का एक अच्छा तरीका भी बन जाता है। पांचवा, पीपीएफ योजना को भारत सरकार द्वारा सुरक्षित बनाया गया है, जिससे इसमें निवेश करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय स्थिति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। छठा, पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज दर समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह साल में बदल सकता है। सामान्यतः इसमें बदलाव होता रहता है ताकि ये आपकी निवेश राशि को बढ़ा सके। अब पीपीएफ में निवेश करने की प्रक्रिया क्या है, जरा ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खोलने के लिए आवेदन करना होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी आयकर संबंधी जानकारी और अन्य आवश्यक दस्तावेज सही हैं। दूसरा, खाता खोलने के बाद आपको प्रतिवर्ष निश्चित योग्यता और नियमों के अनुसार निवेश करना है। आप इसे अपनी सुविधा के हिसाब से मासिक, तिमाही, वार्षिक आदान प्रदान के रूप में कर सकते हैं। तीसरा, पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो आपको ध्यान में हमेशा ये रखना है कि आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक हो जाएगा। हाँ, कुछ खास शर्तें जरूर है जिस पर आप 15 साल से पहले निकाल सकते हैं, लेकिन उस खास शर्तों की एक सूची आपको अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। चौथा, पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज ईयरली कैलकुलेट होता है और इसे प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ा जाता है। पांचवा, निवेश के बाद आपको पीपीएफ प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, जिसमें आपके निवेश का सारा विवरण होता है। आप इसे ऑनलाइन या बैंक में जमा करके इसका उपयोग भी कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ एक बहुत ही उत्तम बचत और निवेश योजना है जो लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है और उन्हें सुरक्षित भविष्य की दिशा में मदद भी करती है। इसका प्रयोग लोगों को बचत करने और समृद्धि की दिशा में बचत करने के लिए किया जा सकता है और ये उन्हें स्थायी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद भी करता है। इसके साथ ही इसमें मिलने वाली छूट और ब्याज दर, इन दोनों की वजह से ये एक प्राथमिक विकल्प बन जाता है जो इंसान को फाइनेंशियल प्लानिंग करने में बहुत मदद करता है। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एंडोमेंट इंश्योरेंस का, जो एक जीवन बीमा योजना है और आपको निवेश और जीवन बीमा के लाभ दोनों ही एक साथ प्रदान करती है। ये एक ऐसा बीमा है जिसमें आपको एक निश्चित अवधि के लिए प्रीमियम देना होता है और इस अवधि के समाप्त होने पर आपको निर्धारित योजना और समय के अनुसार एक निश्चित राशि मिल जाती है। इसे जीवन बीमा और निवेश का एक सही मिश्रण कहा जा सकता है जो लोगों को उनके जीवन के विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति में मदद करने के लिए बनाया गया है। अब इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। सबसे पहला, निवेश और जीवन बीमा का संयोजन। एंडोमेंट इंश्योरेंस निवेश और जीवन बीमा के लाभों को मिश्रित करने का एक अच्छा तरीका है। ये आपको एक सुरक्षित भविष्य और आपके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक निवेश का ऑप्शन प्रदान करता है। दूसरा, एंडोमेंट इंश्योरेंस योजना को एक निश्चित अवधि के लिए बनाया गया है जो आपकी योजना के आधार पर तय की जाती है। इससे आप अपने लक्ष्यों के अनुसार एक निर्धारित अवधि में आवश्यक धनराशि जमा कर सकते हैं। तीसरा, इस योजना में प्रीमियम के नियमित भुगतान की जरूरत होती है, जिससे यह एक धीमी बचत योजना का रूप ले लेती है। यह नियमित भुगतान आपको अपनी योजना को सही तरीके से बनाए रखने में मदद करती है और ये आपको एक स्थिर भविष्य के लिए अश्योर भी करती है। चौथा, दुर्भाग्यवश अगर आपकी मृत्यु हो जाती है
तो इस योजना के अंतर्गत आपके परिवार को एक निश्चित राशि मिलती है। इससे आपके परिवार को एक सुरक्षा मिल जाती है। 5वां, इस योजना में मिलने वाला ब्याज प्रीमियम के आधार पर नहीं बल्कि पूर्ण की गई राशि पर होता है। यह आपको एक निश्चित लाभ का एश्योरेंस प्रदान करता है और ब्याज दरों की परेशानी से बचाता है। अब एक ध्यान देने वाली बात जरूर समझिए, एंडोमेंट इंश्योरेंस सेविंग और इंश्योरेंस का मिक्सचर है, मगर ध्यान रहे इसे अगर आप सिर्फ रिटर्न पाने के ख्याल से देखें तो इसमें आपको सालाना रिटर्न एफडी के लगभग या उसके आसपास ही मिल सकता है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा सेविंग ऑप्शन हो सकता है जिन्हें इंश्योरेंस के साथ साथ एक फिक्स टाइम पर बड़े पैसे की जरूरत है। वैसे मेरे हिसाब से आपको सेविंग ऑप्शंस और इंश्योरेंस ऑप्शंस दोनों अलग अलग रखने चाहिए। इससे सेविंग पर आप ज्यादा रिटर्न हासिल कर पाएंगे और इंश्योरेंस में ज्यादा बड़ा कवर भी। टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस जीवन बीमा का ही एक प्रकार है जो एक समय अवधि के लिए आपको सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक पूर्ण सुरक्षा प्लान है जिसमें जीवन बीमा कंपनी ने पॉलिसी की अवधि के दौरान निर्धारित राशि को नॉमिनी को भुगतान करने का वादा किया है। अगर पॉलिसी कवर करने वाला व्यक्ति अपनी जीवन काल में बच जाता है तो उसे कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलता और उसका कवर समाप्त हो जाता है। यह बीमा निर्धारित की गई अवधि के दौरान निर्धारित राशि के लिए परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एंडोमेंट इंश्योरेंस से बिल्कुल अलग होता है। एंडोमेंट में जहां इंश्योरेंस के साथ आपको सेविंग ऑप्शन भी मिलता है, वहीं टर्म एक प्योर इंश्योरेंस है। वहीं एंडोमेंट में ज्यादा प्रीमियम देकर बहुत कम लाइफ कवर मिलता है, मगर दोनों के अपने अपने फायदे हैं। मैं यहाँ दोनों में से किसी को गलत या सही नहीं बता रहा हूँ, दोनों के इस्तेमाल के हिसाब से अलग अलग फायदे हैं। टर्म इंश्योरेंस काम कैसे करता है? सबसे पहले जिस व्यक्ति को टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है वो बीमा कंपनी से पॉलिसी खरीदता है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी एजेंट के साथ। दूसरा, पॉलिसी धारक को निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित प्रीमियम भरना होता है जिसे वह नियमित अंतराल पर भुगतान करता है। तीसरा, अगर पॉलिसी कवर करने वाले व्यक्ति की मृत्यु पॉलिसी की अवधि के दौरान ही हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित की गई राशि को नॉमिनी को भुगतान कर दिया जाता है। चौथा, अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान पॉलिसी धारक के साथ कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होती है तो उसे कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलता है और पॉलिसी समाप्त हो जाती है। हालांकि आज के दौर में कई सारे ऐसे टर्म इंश्योरेंस आ चुके हैं जो आपको सर्वाइवल बेनिफिट भी देते हैं। आप उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्रमुखता से जीवन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो किसी भी लाइफ इंश्योरेंस के मुकाबले सबसे कम प्रीमियम देकर सबसे ज्यादा लाइफ कवर देने में आपको मदद करता है। मगर ध्यान रहे, यहाँ पर मेरी एक राय रहेगी, किसी भी टर्म इंश्योरेंस के साथ आप सेविंग ऑप्शन ऐड ना करें। आजकल जो टर्म इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल हैं, वहां पर सेविंग ऑप्शन भी ऐड करने का ऑप्शन है, लेकिन जैसे ही आप सेविंग ऑप्शन ऐड करते हैं आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। यहाँ पर ये एंडोमेंट इंश्योरेंस की तरह ही बिहेव करने लग जाएगा। तो मेरी राय ये रहेगी, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लें, प्योर टर्म इंश्योरेंस लें जिसमें कोई भी सेविंग ऑप्शन एसोसिएटेड ना हो। हेल्थ इंश्योरेंस, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये आपके हेल्थ को इंश्योर कर रहा है, आपके स्वास्थ्य की बीमा कर रहा है। और ये बीमा किसी बीमारी के अगेंस्ट भी हो सकता है या फिर किसी एक्सीडेंट के अगेंस्ट भी हो सकता है। किसी बीमारी या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से होने वाला हॉस्पिटल का लंबा चौड़ा बिल, इससे बचने का तरीका आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। अब जानते हैं कितने टाइप के ये हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। सबसे पहला, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें व्यक्ति अपने लिए सिंगल इंश्योरेंस प्लान खरीदता है जिसमें उसकी स्वास्थ्य स्थिति और आवश्यकताओं के आधार पर प्रीमियम तय किया जाता है। दूसरा, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें पूरे परिवार को एक ही बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है जिससे परिवार के सभी सदस्य एक साथ सुरक्षित हो जाते हैं। तीसरा, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक विशेष बीमा पॉलिसी होती है जो उन्हें उच्च आयु समृद्धि के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। चौथा, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें एक समूह के सदस्यों को एक ही बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है, जैसे कि किसी कंपनी के कर्मचारियों को एक कर्मचारी समूह की बीमा पॉलिसी। क्या क्या फायदे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, जरा ये भी जान लें। स्वास्थ्य बीमा चिकित्सा खर्चों का कवर करता है जिससे बीमित व्यक्ति बिना वित्तीय तंगी के उचित चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकता है। दूसरा, कई स्वास्थ्य बीमाएं योजनाएं पूर्व निर्धारित लोगों के लिए उपचार का कवर प्रदान करती है जिससे बीमित व्यक्ति को नियमित रूप से निर्धारित चेकअप और इलाज भी मिलता है। तीसरा, परिवार स्वास्थ्य बीमाएं परिवार के सभी सदस्यों को एक ही पॉलिसी के तहत सुरक्षित कर देती हैं जिससे सभी को उचित चिकित्सा सेवाएं मिलती हैं। स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता। सबसे पहले, मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयारी। जीवन में हमेशा कुछ मेडिकल इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य बीमा से
आप इन मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयार रह सकते हैं। दूसरा, उच्च चिकित्सा खर्च। आजकल का चिकित्सा उपचार खर्च बहुत महंगा हो चुका है। इससे बचने के लिए स्वास्थ्य बीमा का सहारा लेना एक बहुत ही जरूरी विकल्प है। बीमित व्यक्ति की सुरक्षा। स्वास्थ्य बीमा से बीमित व्यक्ति अपनी सेहत की सुरक्षा आर्थिक चिंता के बिना कर सकता है। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड यानी कि सोने में निवेश। सोना एक प्राचीन और प्रमुख धातु है जो समय के साथ लोगों के बीच एक निवेश का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। सोने को स्वर्ण भी कहा जाता है और यह सोने के आभूषण निर्माण और सोने की मुद्राओं के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ये एक प्रमुख वित्तीय विकल्प है जिसे लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं ताकि उन्हें सुरक्षा और लाभ दोनों मिल सके। सोने में इन्वेस्ट करने का लाभ। सोना हमेशा से निवेश का एक अच्छा विकल्प माना गया है। सोना एक फिक्स रिटर्न देने का वादा भले ही ना करे, लेकिन ये वादा जरूर करता है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसलिए इसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जरूर माना जा सकता है। सोना आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ मेंटल सुकून भी देता है, क्योंकि जब हर तरफ से परिस्थिति विपरीत होती है तब सोने का भाव बढ़ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि इसका भाव कभी गिरता नहीं है, गिरता भी है, लेकिन लंबे समय में अगर देखा जाए तो सोने का भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट यानी कि संपत्ति में निवेश। संपत्ति निवेश एक ऐसा आर्थिक विकल्प है जिसमें लोग धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश करते हैं, जैसे कि जमीन, घर, अपार्टमेंट, व्यावसायिक संपत्तियां या फिर और भी अलग अलग संपत्तियां। इस प्रकार का निवेश आर्थिक सुरक्षा, आवास और धन की वृद्धि दोनों फायदे प्रदान कर सकता है। यहाँ हम संपत्ति के निवेश के महत्व, लाभ और विभिन्न प्रकार के संपत्तियों पर बात करेंगे। संपत्ति निवेश के क्या फायदे हैं? सबसे पहला, आर्थिक सुरक्षा। संपत्ति निवेश एक सुरक्षित और स्थिर निवेश का स्रोत हो सकता है। धन को संपत्ति में निवेश करने से आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है, जिससे व्यक्ति आर्थिक अस्तित्व को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा, नियमित आय। अगर आपके पास ऐसी संपत्ति है जिसे आप किराए पर लगा सके तो किराएदारों से संपत्ति का किराया लेकर नियमित आय प्राप्त हो जाती है। ये एक ऐसी आय होती है जो स्थिर होती है, जो आपको पता है कि हर महीने आपको मिलना ही मिलना है। तीसरा, मूल्य में वृद्धि यानी कि प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। समय के साथ प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होती है, यानी कि उसकी मूल्य, उसका वैल्यू बढ़ता है, जिसका सीधा फायदा संपत्ति के मालिक को होता है। चौथा, रेसिडेंशियल प्लेस। संपत्ति निवेश एक आवासीय स्थान भी प्रदान करता है। अगर आपके पास एक ऐसी संपत्ति है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रेसिडेंशियल प्लेस है, जहाँ पे रहा जा सकता है, तो ये आपको अपने घर होने का भी सुख अनुभव कराता है। अब प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं, जरा ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले होती है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। आवासीय संपत्ति में घर, अपार्टमेंट या अलग अलग तरह के आवासीय स्थान जहां पर रहा जा सकता है, ये प्रॉपर्टीज आती है। दूसरा होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी। इसमें आती हैं दुकान, ऑफिसेस, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कमर्शियल प्रॉपर्टी कहते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। तीसरा होता है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, यानी कि वित्तीय संपत्ति में शेयर बाजार, बैंक और अन्य निवेश से मिलने वाले लाभ को शामिल किया जा सकता है। इसमें निवेशकों को वित्तीय बाजार की सुरक्षा और मानकों का पालन करने का एक अच्छा तरीका मिलता है। मगर ध्यान रहे, संपत्ति निवेश के साथ कुछ सावधानियां भी जरूर बरतनी है आपको। सबसे पहला, बाजार का अध्ययन। संपत्ति निवेश से पहले बाजार का अच्छे से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। निवेशकों को विभिन्न संपत्ति के क्षेत्रों की ताजगी और बाजार की प्रवृत्तियों का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा है निवेश का उद्देश्य। निवेशकों को यह तय करना चाहिए कि उनका निवेश आय के लिए है, लाभ के लिए है या आवास के लिए है। इससे वह सभी प्रकार की संपत्तियों का चयन अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा, निवेश स्थल का चयन। संपत्ति निवेश में स्थान का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। स्थान की सुविधाएं, परिवहन और बाजार के आसपास होना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। चौथा, किराएदार का सही चयन। अगर संपत्ति को किराए पर देना है तो निवेशकों को ध्यानपूर्वक किराएदार का चयन करना चाहिए। अच्छे किराएदार से निवेशकों को नियमित आय प्राप्त होती है। पांचवा, आय, खर्च और लाभ का विश्लेषण। निवेश करने से पहले निवेशकों को अपनी आय, खर्च और लाभ का अच्छा विश्लेषण करना चाहिए। इससे वो सही निवेश के निर्णय ले सकते हैं। छठा, निवेश परियोजना का अध्ययन। निवेश करने से पहले पूरी तरीके से निवेश परियोजना का अध्ययन करना चाहिए। यह निवेशकों को परियोजना के लाभ और जोखिम का सही मूल्यांकन करने में मदद कर सकता है। संपत्ति निवेश एक महत्वपूर्ण सुरक्षित आर्थिक विकल्प है जो व्यक्ति को आय, आवास और धन की वृद्धि में मदद कर सकता है। यह निवेशकों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे वो अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसमें जोखिम भी शामिल है। लेकिन यदि तरीके से निवेश किया जाए, अध्ययन करके निवेश किया जाए, तो आप उन जोखिमों से बच सकते हैं। स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार। स्टॉक मार्केट एक वित्तीय बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यह बाजार एक जगह से दूसरी जगह तक दुनिया भर में विभिन्न शेयर बाजारों के माध्यम से काम करता है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने का मुख्य उद्देश्य होता है धन बढ़ाना और वित्तीय स्थिति को सुधारना। इसमें निवेशकों को शेयर मार्केट के कंपनियों के शेयर पर मुनाफा बनाने का अवसर मिलता है।
जिससे वो बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए पहले निवेशकों को एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। डीमैट अकाउंट एक ऑनलाइन खाता होता है जिसमें निवेशक अपने शेयर और अन्य सुरक्षाओं को रखता है, यानी कि सिक्योरिटीज को रखता है। इसके बाद वो स्टॉक ब्रोकर या मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से शेयर खरीद या बेच सकते हैं। स्टॉक मार्केट में न्यूनतम निवेश के साथ दैनिक व्यापार और निवेश करने का एक अच्छा तरीका है। इसमें निवेशक दिन भर अपने निर्णय के आधार पर शेयर खरीद और बेच सकते हैं और उससे लाभ कमा सकते हैं। इसे विशेषकर उन निवेशकों के लिए उपयुक्त माना गया है जो बाजार की गति को सही तरीके से पढ़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग निर्णय ले सकते हैं। ये एक और तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, जिसमें निवेशक शेयरों को लंबे समय तक होल्ड करके, यानी कि अपने पास रख कर उसकी वृद्धि होने के बाद उससे कमाई करते हैं। इसमें निवेशक अच्छी कंपनियों का चयन करते हैं और उन्हें समय के साथ वित्तीय लाभ होते हैं। इस तरीके में लाभ यह है कि निवेशकों को बाजार की अनियमितता से बचने में मदद मिलती है और वो लंबे समय तक अपने निवेश से फायदा कमा सकते हैं। इस तरीके में लाभ ये है कि निवेशकों को बाजार की अनियमितताओं से बचने में मदद मिलती है और वो लंबे समय तक अपने निवेश से फायदा कमाते हैं। निवेश करने से पहले निवेशकों को बाजार की मौद्रिक प्रक्रिया, यानी कि प्राइस मूवमेंट को समझना जरूरी है। शेयर की प्राइस में ग्रोथ या शेयर की प्राइस में कमी, इंटरेस्ट रेट में कमी या इंटरेस्ट रेट में ज्यादा, इन सारी चीजों का विश्लेषण एक निवेशक को करना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि निवेशकों को अपने लक्ष्यों और रिस्क टॉलरेंस को समझना चाहिए, जैसे कि वे निवेश करने के लिए कितना और किस प्रकार की पूंजी को खो सकते हैं। इस बात का आकलन पहले ही कर लेना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए निवेशकों को विभिन्न प्रकार के शेयरों में निवेश करने का विचार करना चाहिए, जिससे कि उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बन सके। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन छोटी कंपनियों के शेयरों में निवेश करना ज्यादा लाभकारी हो सकता है। ये उतना ही साथ में रिस्की भी है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के दौरान निवेशकों को बाजार की स्थिति का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी है। अपने निवेश को समझदारी से प्रबंधित करना, यानी कि मैनेज करना, वो भी जरूरी है। जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको हर रोज बाजार के मूवमेंट को ऑब्जर्व करना भी जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी जिसे आमतौर पर क्रिप्टो भी कहा जाता है, एक डिजिटल वित्तीय साधन है जिसमें क्रिप्टोग्राफी, यानी कि रहस्य शास्त्र का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। इसके अलावा और भी कई क्रिप्टो करेंसी हैं, जैसे इथेरियम है, लाइटकॉइन है और भी बहुत सारी है। क्रिप्टो करेंसी जो बीते कुछ सालों में ज्यादा पॉपुलर हुआ है, ये एक तरह का डिजिटल करेंसी है जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये पूरी तरीके से वर्चुअल है। कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसी का शायद आपने नाम भी सुना होगा, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और भी बहुत सारे हैं। यहाँ भी शेयरों की तरह करेंसी का भाव बढ़ने पर प्रॉफिट और घटने पर लॉस बुक किया जाता है। क्रिप्टो बाजार सबसे ज्यादा रिस्क वाला बाजार है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी राय में आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि किसी ने कह दिया ये क्रिप्टो बढ़ने वाला है, इसमें पैसा लगा दो, तो ऐसी हालत में लोगों का नुकसान ही होता है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इस ऑडियो बुक से आपको सोचने का नया नजरिया मिला होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको रियल रिच बनना है या फेक रिच, और आपको ही डिसाइड करना है कि दूसरों को दिखाने के लिए महंगी चीजें खरीदनी है या अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर सच में अमीर बनना है। आपकी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।